स्वागत है हिंदी नॉवेल मास्टर की उस छुपी हुई दुनिया में, जहां शब्द अंधेरों में चमकते हैं और कहानियां रात के सन्नाटे में सांस लेती है। यहां हर अध्याय एक दरार है, जिसके पार अनजाने सच, भूली हुई परछाइयां और ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें उजागर करना हर किसी के बस की बात नहीं। डिस्क्लेमर: इस चैनल की सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं कल्पना की गहराइयों में गरी गई है। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं। यदि कोई समानता दिखे तो समझिए कहानी ने आपको अपने जादू में बांध लिया है। यह सामग्री केवल मनोरंजन और रहस्यभरी साहित्यिक यात्रा के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। अध्याय 611। एक हैरान आयबेक्स के सामने अरमान रायजादा ने अपनी नाक छुई, मुस्कुराया और बोला, दल में मैं फील्ड वैद्य था। तुम्हें याद नहीं? दल तो दल है, वो कैसे एक जैसा हो सकता है? आयबेक्स ने सिर हिलाया। फील्ड वैद्य अस्पताल के विशेषज्ञों से अलग होते हैं। उनसे असाधारण ऊंची चिकित्सा कौशल की अपेक्षा नहीं की जाती, बल्कि गोली बमों की मार के बीच तेजी से इलाज करने की होती है। अगर कोई भाड़े का सैनिक घायल हो जाता तो बिना वैद्य के भी दांत पीसकर खुद पट्टी बांध लेता। अगर सिर या दिल जैसे महत्वपूर्ण अंग पर सीधे गोली लग जाती तो साथ के सबसे मजबूत वैद्य की कुशलता भी बेकार हो जाती। फील्ड वैद्यों को वैद्य कहने से बेहतर है उन्हें बहादुर कसाईयों का समूह कहना, जो अपने आदमियों पर ऑपरेशन करने की हिम्मत रखते हैं। अस्पताल के विशेषज्ञ शायद उतने बहादुर न हों, लेकिन कौशल में फील्ड वैद्यों से कहीं आगे होते हैं, खासकर सटीक सर्जरी में। थोड़ा अलग तो है। अरमान रायजादा मुस्कुराया और बोला, जब मैं तुम लोगों के साथ मिशन पर था तो शायद हफ्ते भर वैद्य की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। अब अस्पताल में काम करते हुए मैं एक दिन में सैकड़ों मरीज देखता हूँ। युद्ध क्षेत्र की चोटें और बीमारियां कुछ ही प्रकार की होती थीं, छोटी मोटी टूट फूट, गंभीर में टुकड़े टुकड़े हो जाना। ये अब की अस्पताल वाली जिंदगी से अलग था। जैसे ही आयबेक्स ने सोचा कि अरमान रायजादा उसका मजाक उड़ा रहा है, अरमान रायजादा ने जारी रखा, हालांकि तुमने ऑनलाइन जो जानकारी देखी है वो सब सच्ची है। वो चिकित्सा केस भी सच्चे हैं। इसलिए मैं शायद वो वैद्य हूँ जिसकी तुमने बात की। सच में कैप्टन, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझसे झूठ मत बोलना। आयबेक्स ने बार बार पुष्टि की कि अरमान रायजादा मजाक नहीं कर रहा, बल्कि सचमुच वैद्य बन गया है। वो उत्साह में आकर लगभग अरमान रायजादा को गले लगा लेता। आखिरकार अरमान रायजादा की पकड़ से छूटकर आयबेक्स ने जल्दी से अरमान रायजादा को घर ले जाया। उसका दिल उत्साह से भरा हुआ। बीवी, तू बच गई। जल्दी ही तू खड़ी हो सकेगी। ... जयपुर शहर, दक्षिण उपनगर, पुराना शहर। एक संकरी फिर भी गंदी गली में जर्जर घरों से भरी हुई ये जयपुर शहर का सबसे सस्ता, सबसे अराजक और सबसे भीड़भाड़ वाला इलाका था। नाक से पानी बहाने वाले बच्चों का एक झुंड गंदे कपड़ों में गली में दौड़ भाग कर खेल रहे थे। यही है कैप्टन, और भाभी माफ करना, मेरा घर यही है। अनया मल्होत्रा को थोड़ा सिकुड़ा हुआ देखकर आयबेक्स ने भी गली के मुहाने पर कचरे की ढेर वाली अनोखी बदबू सूंघी और थोड़ा असहज होकर बोला। वो बता सकता था कि अनया मल्होत्रा अमीर घर की लगती है, खूबसूरती से सजी हुई। शायद उसने जिंदगी में कभी ऐसी जुगी नहीं देखी होगी। अनया मल्होत्रा मुस्कुराए और समझाई, भाई आयबेक्स, तुमने गलत समझा। मैं इस जगह को नीची नज़र से नहीं देख रही। अनया मल्होत्रा की भौं सिकुड़ी, क्योंकि उसे ये अजीब लगा कि आयबेक्स जैसा भाड़े का सैनिक, जो विदेश में ढेर सारा पैसा कमाता होगा, अभी भी ऐसी जगह पर रह रहा है। अरमान रायजादा के साथी होने के नाते वो शीर्ष भाड़े का सैनिक होना चाहिए, और ऐसा सैनिक साल में लाखों डॉलर आसानी से कमा सकता है। अरमान रायजादा ने अनया मल्होत्रा की उलझन भांप ली लगती है और फुसफुसाया, आयबेक्स के पिता की सेहत ठीक नहीं है। जब कोई बुजुर्ग बीमार पड़ता है तो वो एक बिना तल वाली खाई होती है। आयबेक्स ने शायद अपनी ज़्यादातर बचत घर भेज दी होगी। अपनी बीवी की बीमारी के इलाज के लिए कुछ बचत रखी होगी। जहां रहता है उसके बारे में वो ज़्यादा चिंता नहीं करता। कष्ट से आए लोग भौतिक सुखों की ज़्यादा तलब नहीं रखते। आयबेक्स के नेतृत्व में अरमान रायजादा और अनया मल्होत्रा गली से गुजरे। जल्दी ही वे एक पुराने घर के मुहाने पर पहुंचे। एक अधेड़ उम्र का जोड़ा अपनी तिपहिया पैनकेक स्टॉल के साथ लौट रहा था। उन्होंने आयबेक्स को देखा और बोले, छोटे डैन, तू वापस आ गया। आयबेक्स मुस्कुराया और बोला, भाई वर्मा, भाभी वर्मा, तुम काम से लौटे। आज धंधा कैसा रहा? बूढ़े वर्मा जोड़े के मौसम झेलते चेहरों पर कड़वाहट की झलक आई। भाई वर्मा बोला, नया साल आने वाला है और सड़कों पर लोग कम हैं। आज ज़्यादा लोग पैनकेक नहीं खरीदे और इस गाड़ी पर सब कुछ नहीं बिका। हम जल्दी ही गांव वापस जाने की योजना बना रहे हैं। छोटे डैन, तू 2-3 साल से वापस नहीं गया, इस साल जा रहा है। आयबेक्स ने सिर हिलाया और बोला, मेरा घर दक्षिण विदर्भ में है। हम तीनों के लिए राउंड ट्रिप 2000 रुपये लगेंगे। वो हमारी फैमिली के 1 महीने के खर्च के बराबर है।
छोड़ो, मैं नहीं जा रहा। भाई वर्मा ने आह भरी और बोला, अरे तेरे पिता अभी जिंदा हैं, तू फिर भी नए साल के लिए वापस जाना चाहिए। बूढ़ा आदमी शायद बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। खुद पर इतना सख्त मत बन, तेरी बीवी भी समझती है। आयबेक्स मुस्कुराया लेकिन जवाब नहीं दिया। अरमान रायजादा और अनया मल्होत्रा को ऊपर ले जाता हुआ। इस पर भाभी वर्मा खड़ी हुई और बोली, छोटे डैन जरा ठहर। मैंने आज सुबह कुछ पेस्ट्री खरीदी और सोचा तेरी बीवी को कुछ भेजूं। चूंकि तू यहाँ है तो मुझे जाने की जरूरत नहीं, बोलकर वो मुड़ी और घर में घुसी। ज्यादा देर नहीं लगी, भाभी वर्मा एक कुकी बॉक्स लेकर बाहर आए, उसे आयबेक्स के हाथ में रखा और बोली, इसे अपनी बीवी को दे, वो मीठा पसंद करती है। आयबेक्स ने सिर हिलाया मना करते हुए, उसका चेहरा शर्म से लाल। भाभी वर्मा, ये मैं कैसे? तुम इसे खुद रखो। भाभी वर्मा का चेहरा काला पड़ गया और बोली, पिछले महीने हमारा घर टपक रहा था और तूने हमें ठीक करने में मदद की। और पिछले साल जब हमारे बूढ़े वर्मा को बुखार था, तूने रात भर उसे अस्पताल ले जाकर ले गया। अगर तू फिर मना करेगा तो मुझे भाभी वर्मा मत कहना। आयबेक्स की आंखें थोड़ी नम हो गईं। ठीक है भाभी वर्मा, मैं ले लेता हूँ, शुक्रिया। बेटा इधर आ, आंटी वर्मा को शुक्रिया कह। वीर ने कुकी बॉक्स लिया और भाभी वर्मा को झुककर बोला, शुक्रिया आंटी वर्मा। हाँ, जल्दी वापस जाओ, अपनी माँ को ज्यादा इंतजार मत कराना। भाभी वर्मा मुस्कुराए और वीर के सिर पर थपथपाया। अरमान रायजादा आयबेक्स के पीछे पीछे चलता रहा। इतने पड़ोसियों को आयबेक्स को सलाम करते देखकर वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मैंने सच में ये उम्मीद नहीं की थी। हमारे दल में तू सबसे चुपचाप और ठंडा खून वाला था। दूसरे भाड़े के सैनिक तुझे राक्षस आयबेक्स तक कहते थे। मैंने सोचा नहीं था कि तू इतना लोकप्रिय होगा। आयबेक्स ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। युद्ध क्षेत्र पर उसे जीवित रहने के बारे में सोचना पड़ता था और सबसे अच्छा तरीका था फोकस करके सारे दुश्मनों को मारना। जो कोई उसे धमकी देता वो उसका निशाना होता। देश वापस सुरक्षित जगह पर यह स्वाभाविक रूप से अलग था। समूह ऊपर गया, एक संकरी गलियारे से गुजरा और एक जर्जर साझा इमारत के अंदर पहुंचा। आयबेक्स बोला, हम आ गए। वीर कुछ कदम दौड़कर गया, एक कमरे का दरवाजा धकेला और बोला, माँ मैं वापस आ गया। देख क्या लाया हूँ, ये कुकीज हैं, लगता है क्रीम फ्लेवर की। तुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है। एक कमजोर आवाज आई, छोटे वीर तेरे पापा कहाँ हैं? वीर ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और बोला, पापा मेरे पीछे हैं और एक अंकल और एक आंटी हैं, वो पापा के दोस्त हैं। ओह, मेहमान आए हैं, जल्दी माँ की मदद कर। सुनकर कि कोई आया है, बिस्तर पर लेटी औरत ने जल्दी अपने बाल संवारे और चेहरा पोंछा, थोड़ा ज्यादा ऊर्जावान दिखने की कोशिश की। उसका पति शायद ही कभी दोस्तों को घर लाता तो वो उसे शर्मिंदा नहीं होने देना चाहती। अध्याय 612। इस पल अरमान रायजादा और अनया मल्होत्रा आयबेक्स के पीछे पीछे चले, घर में घुसना चाहते हुए। लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर उन्हें एहसास हुआ कि अंदर किसी के खड़े होने की जगह नहीं है। पूरा कमरा सिर्फ 10 वर्ग मीटर का था और उसमें 2 बिस्तर थे, एक बड़ा एक छोटा। 2 बिस्तरों के बीच लकड़ी की पट्टियों से एक डाइनिंग टेबल लगाई गई थी जिस पर कटोरे और चॉपस्टिक रखे थे। इस समय 30 की उम्र वाली एक कमजोर दिखने वाली औरत उठने की कोशिश कर रही थी। उसके बगल में वीर अपनी मां की मदद कर रहा था। रीढ़ की चोट और निचले अंगों के लकवे की वजह से आयबेक्स की बीवी के निचले शरीर में पूरी तरह संवेदना खत्म हो गई थी और उसकी मांसपेशियां लगभग सूख चुकी थीं, जिससे उसकी हरकतें बेहद मुश्किल हो गई थीं। कमीने, आयबेक्स तू कमीना है। जब अरमान रायजादा ने यह दृश्य देखा, उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और आंसू अनियंत्रित बहने लगे। ये उसका भाई था, एक हीरो जो युद्ध क्षेत्र पर उसके लिए गोली खाया था, उसे पहाड़ों और घाटियों से धोया था और दुश्मन की तलवार से कटने के बावजूद हंसता रहा था। फिर भी वो ऐसी जगह पर छुपा हुआ था। क्यों? अरमान रायजादा ने आयबेक्स को घूरा, उसकी आवाज़ धीमी लेकिन सिहरन पैदा करने वाली, तेरा पैसा कहाँ है? तूने अफगानिस्तान में 1 लाख अमेरिकी डॉलर कमाए, कोलंबिया में 80,000 अमेरिकी डॉलर और इराक से भी पैसा। कुल मिलाकर 3 साल में लगभग 5 लाख अमेरिकी डॉलर। तेरा पैसा कहाँ है? तू अपनी बीवी और बच्चे को ऐसी जगह पर रहने दे रहा है। 5 लाख अमेरिकी डॉलर 3 करोड़ भारतीय रुपये से ज़्यादा हैं। ब्लैक मार्केट एक्सचेंज के साथ भी मनी लॉन्ड्रिंग फीस काटकर उसके पास कम से कम 2 करोड़ तो होने चाहिए। वो सारा पैसा कहाँ है? पति, जल्दी साफ सफाई कर, मेहमानों को अंदर आने दे। आयबेक्स की बीवी को बाहर क्या हो रहा है पता नहीं था और मेहमानों के होने से खुश थी। आयबेक्स ने सिर हिलाया, बोला, मुझे पता है। अरमान रायजादा ने आयबेक्स की बीवी को देखा। आयबेक्स ने उसे पहले बताया था कि उसकी बीवी का नाम मीना है। वे बचपन के प्रेमी थे। वो 20 की शुरुआत में उसके साथ शादी की और अगले साल वीर को जन्म दिया। अब वो सिर्फ 27-28 की थी, लेकिन वो लगभग 35 की लग रही थी।
इसके अलावा सालों से बिस्तर पर पड़ी होने और धूप कम मिलने की वजह से उसका रंग अस्वस्थ पीला था। आयबेक्स, ये कमीना, वो अपनी बीवी और बच्चे को इतना कष्ट कैसे दे सकता है? अरमान रायजादा ने गहरी सांस ली, जबरन मुस्कुराया और बोला, भाभी कृपया परेशान मत हो, अच्छे से आराम करो। फिर अरमान रायजादा ने अनया मल्होत्रा से फुसफुसाया, अनया कृपया सामान पैक करने में मदद कर, जो ले जा सकते हैं ले लो, जो नहीं फेंक दो। मैं अपनी भाभी और भतीजे को ऐसी जगह पर नहीं रहने दूंगा। अर्जुन को फ़ोन कर उसे एक घर की व्यवस्था करने को कह। रायजादा परिवार हमेशा रियल एस्टेट में हाथ आजमाना चाहता था और कुछ छोटे स्तर पर संपत्ति विकास किया था। अर्जुन के पास काफ़ी खाली घर थे। समझ गई, अनया मल्होत्रा ने सिर हिलाया, उसका दिल समझ गया। इस पल अरमान रायजादा ने अपना चेहरा घुमाया, उसका भाव बेहद गंभीर, और आयबेक्स से बोला, मेरे साथ बाहर आ। मैं आयबेक्स को क्या कहना है पता नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया देता, अरमान रायजादा ने उसे पकड़ लिया और बाहर खींच लिया। अरमान रायजादा का चेहरा कड़ाही के तले जैसा काला था। उसने उबलते गुस्से को दबाया, गहरी सांस ली और मुट्ठियां कसी। उसने रोक रखा, फिर गीली की, लेकिन अरमान रायजादा ने पीछे मुड़कर उस कुत्ते के बाड़े जैसे कमरे को देखा जिसमें खिड़की तक नहीं थी। अरमान रायजादा आखिरकार फट पड़ा। थप्पड़, एक थप्पड़ जोर से आयबेक्स के चेहरे पर पड़ा और वो गरजा, कमीने, तू कमीने का बच्चा, आयबेक्स, तू अपनी बीवी और बच्चे को इस कुत्ते के बाड़े में रहने दे रहा है? तेरा पैसा कहाँ है? उस समय मुझे तेरे लिए दया आई और मैंने स्पाइडर का आधा पैसा तुझे दे दिया। तेरा पैसा कहाँ है कमीने? अगर स्पाइडर को पता चलता कि तू ऐसा निकम्मा है तो वो मौत में भी शांति से नहीं सोएगा। मैं आयबेक्स को अरमान रायजादा ने थप्पड़ मारा और जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। वो 30 साल का आदमी था, अपनी बीवी और बच्चे को ऐसी जगह पर रहने दे रहा था। उसके लिए बुरा न लगना असंभव था। बोल, अगर तू मर्द है तो बोल, क्या तू कर तो सकता है लेकिन मान नहीं सकता? अरमान रायजादा को असहनीय हताशा महसूस हुई। सालों बाद भाई से मिलकर खुश था, लेकिन ये भाई वो नहीं था जिसे वो जानता था। आयबेक्स को अभी भी चुप देखकर अरमान रायजादा सच में गुस्से से भर गया। उसने फिर हाथ उठाया और थप्पड़ के साथ एक और वार पड़ा। तुरंत आयबेक्स के चेहरे के दोनों तरफ सूजन आ गई, वो सुअ के सिर जैसा लगने लगा। अरमान रायजादा अभी भी शांत नहीं हुआ। उसने आयबेक्स की गर्दन पकड़ी, उसका चेहरा लाल कर दिया और सांस लेना मुश्किल, और गरजा, वो आयबेक्स कहाँ है जो मेरे लिए गोली खाता था और बहादुरी से काम करता था? बता, क्या मेरा भाई मर गया? तू मेरा भाई नहीं है। बस। आयबेक्स ने अचानक अरमान रायजादा को धक्का दिया, उसका चेहरा आंसुओं से भरा और बोला, कैप्टन, मैं भी ये नहीं चाहता था, लेकिन एक तरफ मेरी बीवी और बच्चा है, दूसरी तरफ मेरा बड़ा भाई। मैं क्या करता? क्या मतलब? साफ बता। अरमान रायजादा ने भौहें चढ़ाईं। आयबेक्स नीचे बैठ गया, सिर पकड़कर जैसे कोई घायल पिल्ला, और बोला, मेरा बड़ा भाई घर में व्यापार में असफल हो गया और करोड़ों का कर्जा हो गया। वो भाग गया, 2 बेटियां छोड़कर। अगर मैं मदद नहीं करता तो मेरी 2 भतीजियां थाईलैंड में बेच दी जाती वेश्या बनने। मैं क्या करता? कैप्टन, बता, मैं क्या करता? मैं बहुत अच्छा लड़ सकता हूँ, लेकिन वो अफगानिस्तान में, दक्षिण अमेरिका में, लेकिन ये भारत है। अगर मैं किसी को मारता तो जेल जाता, मेरे पिता पर असर पड़ता। मैं भाग सकता था, लेकिन अगर भागता तो मेरी बीवी विकलांग है और मेरा बेटा सिर्फ 5 साल का है। अगर मैं भागता तो क्या उन्हें भिखारी बनने देता? आयबेक्स गरजा, अपना सिर दीवार से टकराते हुए। ये भालू जैसा मजबूत आदमी अब नाक आंसुओं से भरा था। एक मर्द के आंसू आसानी से नहीं गिरते, सिर्फ जब वो गहराई से दुखी होता है। थप्पड़, थप्पड़। अचानक अरमान रायजादा ने हाथ उठाया और खुद को 2 थप्पड़ मारे। तुरंत उसके चेहरे के दोनों तरफ सूजन आ गई। कैप्टन, तू? आयबेक्स ने अरमान रायजादा को कुछ उलझन में देखा। आयबेक्स, माफ करना, मैंने तुझे गलत समझा। ये 2 थप्पड़ तेरे लिए हैं। अरमान रायजादा आगे बढ़ा, आयबेक्स को कसकर गले लगाया और बोला, तूने सही किया। तू मर्द है, तुझे अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठानी है और अपनी बीवी और बच्चे की देखभाल करनी है। लेकिन अब सब ठीक है, मैं वापस आ गया हूँ। अब से तू मेरे साथ रहेगा। मैंने तेरी भाभी और भतीजे की व्यवस्था कर दी है, कोई जल्दी आएगा लेने। मैं वापस जाकर तेरी भाभी की बीमारी का इलाज करूँगा। चिंता मत कर, मैं जरूर उसे फिर से खड़ा कर दूंगा। अरमान रायजादा ने आयबेक्स की पीठ थपथपाई, उसे सांत्वना देते हुए। तुम दोनों क्या कर रहे हो? इस पल अनया मल्होत्रा बाहर आई, दोनों को अजीब नज़र से देखते हुए। घर के अंदर उसने बाहर उनकी बहस सुनी थी। मीना, आयबेक्स की बीवी, चिंतित थी और अनया मल्होत्रा से जांचने को कहा। नतीजतन अनया मल्होत्रा ने उन्हें गले लगाते देखा, दोनों के चेहरे सुअ के सिर जैसे सूजे हुए। आयबेक्स भी आंसू और नाक बहा रहा था मुट्ठी भर। अनया मल्होत्रा डर गई, जैसे कोई समलैंगिक फिल्म का दृश्य फिर से जी उठा हो। अध्याय 613।
कुछ नहीं, हमने बस लड़ाई की, अरमान रायजादा ने मुस्कुरा कर कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ नहीं, तेरा चेहरा सुअर के सिर जैसा सूजा हुआ है। मत भूल, हमारी शादी कुछ दिनों में है। मैं नहीं चाहती कि दूल्हा शादी में सुअर के सिर जैसा लगे। अनया मल्होत्रा ने अरमान रायजादा को निराश भाव से देखते हुए कहा। ये छोटी बात है, अरमान रायजादा ने मुस्कुराकर कहा, अपनी भंडार थैली से रक्त शुद्धि चूर्ण की एक खुराक निकाली और अपने चेहरे की सूजी जगहों पर हल्के से छिड़का। जल्दी ही सूजी जगहों पर ठंडक महसूस हुई। फिर दिखाई देने वाली गति से सूजन गायब हो गई। आयाबेक्स ने संदेह से स्प्रे लिया और अपने चेहरे पर भी छिड़का। प्रभाव अरमान रायजादा जैसा ही था। सूजन, जो काफ़ी साफ थी और कम से कम 3 दिन लगते कम होने में, सिर्फ 5 मिनट में सामान्य हो गई। कितना कमाल, कैप्टन, ये कैसी दवा है? आयाबेक्स ने दवा को देखते हुए थोड़ी ललक के साथ पूछा। अरमान रायजादा ने स्प्रे सीधे आयाबेक्स के हाथ में रख दिया और मुस्कुरा कर बोला, अगर तुझे पसंद है तो तेरी है। बाहर नहीं बिकती, मैंने खुद बनाई है। मैंने तुझे पहले बताया था, मैं वैद्य हूँ। अब विश्वास करता है? विश्वास करता हूँ, बिल्कुल। आयाबेक्स ने बार बार सिर हिलाया। डिंगेलिंग। बस तभी अनया मल्होत्रा का फ़ोन बजा। उसने जवाब दिया और कुछ शब्द बोले, फिर अरमान रायजादा से बोली, अर्जुन आ गया है। कार गली के बाहर है, अंदर नहीं आ सकती। आयाबेक्स, वापस जाकर पैक कर। जो जरूरी नहीं फेंक दे, अरमान रायजादा ने निर्देश दिया। हाँ कैप्टन। आयाबेक्स जानता था कि वो फिर से अरमान रायजादा की कमांड में लड़ेगा। घर की ये पुरानी टूटी चीजें शायद अब जरूरी नहीं। युद्ध के सालों के बारे में सोचकर आयाबेक्स को लगा उसका खून उबल रहा है। वो अब निर्माण स्थलों पर ईंटें नहीं ढोना चाहता, नहीं लोगों के बैग उठाना या घर शिफ्ट करना। ये साधारण जिंदगी उसे पागल कर रही थी। आयाबेक्स जल्दी कमरे में लौटा, कुछ बदलने के कपड़े पैक किए और बाकी सब छोड़ दिया। उसने चारों तरफ देखा कि कुछ और लेना है या नहीं, फिर बिस्तर की तरफ चला और मीना को धीरे से उठाया। मीना खुद को रोक नहीं सकी और बोली, पति, तू क्या कर रहा है? आयाबेक्स मुस्कुराया और बोला, बीवी, मैं तुझे कभी फिर कष्ट नहीं दूंगा। बाहर वाला आदमी वो कैप्टन है जिसकी मैंने तुझे बात की थी। अब से मैं अपने कैप्टन के साथ काम करूंगा। कैप्टन, वो किस निर्माण स्थल का फोरमैन है? मीना ने उलझन में पूछा। उसे याद था कि जब आयाबेक्स कुछ साल पहले लौटा था, वो हमेशा एक कैप्टन का जिक्र करता था, कहता था कि वो बहुत नेक और काबिल है। कैप्टन के साथ चलकर वो पैसा कमाया जो जिंदगी भर नहीं कमा सकता। लेकिन अफसोस, अपने बड़े भाई और भतीजी को बचाने के लिए उसने सालों की बचत खर्च कर दी। मीना जानती थी कि आयाबेक्स हमेशा उसके और बेटे के प्रति अपराधबोध महसूस करता है, लेकिन मीना आयाबेक्स को दोष नहीं देती। वो भी डैन परिवार की बहू थी और अपनी 2 छोटी भतीजियों को थाईलैंड में बिकते देख नहीं सकती। वो सिर्फ अपनी किस्मत को दोष दे सकती थी। अब आयाबेक्स को इतना खुश देखकर, कहते हुए कि कैप्टन वापस आ गया और वो उसके साथ काम करेगा, मीना भी बहुत खुश थी और कुछ और पूछे बिना नहीं रह सकी। कैप्टन तुझे कितनी तनख्वाह दे रहा है? क्या 300 रुपये रोज? आयाबेक्स पहले निर्माण स्थल पर मजदूर था और फोरमैन उसे 250 रुपये रोज देता था। मीना की नज़र में वो पहले से काफ़ी अच्छा था, लेकिन निर्माण स्थल हर रोज नहीं चल सकते, हवा बारिश में आराम करना पड़ता। कुल मिलाकर आयाबेक्स महीने में 5,000 से ज़्यादा कमा सकता था, लेकिन 5,000 से ज़्यादा जयपुर शहर में परिवार चलाना बहुत मुश्किल था। आखिर वीर को अभी किंडरगार्टन जाना था और मीना को समय समय पर दवा लेनी पड़ती। 300 रुपये रोज? मुझे नहीं पता, आयाबेक्स ने सिर हिलाया, अनिश्चित। मीना ने सुना कि 300 रुपये रोज नहीं है, तो अगर वे चले गए और सामान फेंक दिया तो कैसे जिएंगे? उसने फिर पूछा, तो क्या 250 रुपये रोज? अगर 250 रुपये रोज नहीं थे, तो शायद वो सोचती कि वो उस कैप्टन के साथ काम नहीं जाएगा। आयाबेक्स खुद निश्चित नहीं था कि अरमान रायजादा उसे क्या करने को कहेगा, लेकिन वो समझता था कि अरमान रायजादा उसके साथ अन्याय नहीं करेगा। ऐसा सवाल पूछना उनके भाईचारे को कमजोर कर देता। आयाबेक्स को चुप देखकर मीना ने बगल में वीर से पूछा, बेटा, तुझे पता है तेरे पापा का कैप्टन कौन है? आज तुम साथ वापस आए। वीर सोच रहा था कि सुंदर आंटी ने अभी क्या कहा था कि नए घर जाने पर वो उसे ट्रांसफॉर्मर्स का सेट खरीदेगी। अपनी माँ के शब्द सुनकर उसने सिर उठाया और बोला, माँ, वो अंकल लगता है वैद्य है। उसका नाम अरमान रायजादा है। मैंने पापा को कहते सुना कि वो वैद्य है। क्या ये सब क्या है? मीना का दिमाग थोड़ा उलझ गया। एक फोरमैन कैप्टन कैसे वैद्य बन गया? उसने सिर्फ मान लिया कि उसके बेटे ने गलत सुना। बच्चे आखिर गलती कर ही जाते हैं। मीना ने अस्थायी रूप से अपने विचार छोड़ दिए, वो आखिरकार पता लगा ही लेगी। थोड़ी देर बाद जब आयाबेक्स उसे गली के मुहाने पर ले गया, उसने एक खूबसूरत BMW X6 शहरी SUV देखी। उसकी खूबसूरत सुव्यवस्थित धातु वाली बाहरी सतह धूप में चमक रही थी और वो सोची, ये कार कितनी अच्छी है, जरूर बहुत महंगी होगी। बस तभी कार रुकी और एक साफ सुथरे सूट में युवक उतरा, अरमान रायजादा के पास आया
और पहले झुककर बोला, युवा साहब अर्जुन को कुछ काम आ गया और वो नहीं आ सका। उसने मुझे निर्देश दिया कि मैं मदद करने आऊं। तुरंत कार से 4 और लोग उतरे। वे सब अरमान रायजादा को झुककर बोले, युवा साहब। सूट वाला युवक ने पीछे सड़क के कोने की तरफ इशारा किया और बोला, ये गली बहुत संकरी है कारों के घुसने के लिए। बाहर 3 और कारें हैं। मिस अनया ने कहा कि वो आपके दोस्त की मदद करना चाहती हैं। क्या पूछ सकता हूँ युवा साहब, आपके दोस्त का सामान कहाँ है? अरमान रायजादा ने आयबेक्स की तरफ इशारा किया और बोला, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 बैग। तुम 2 कारें रख सकते हो, बाकी को वापस जाने दो। समझ गया युवा साहब। सूट वाला युवक ने वॉकी टॉकी में कुछ शब्द बोले और गली के मुहाने पर 2 कारें चली गईं, सिर्फ एक BMW X6 और एक छोटा मूविंग ट्रक छोड़कर। सूट वाला युवक आगे बढ़ा, सम्मान से BMW X6 की चाबी अरमान रायजादा को दी, फिर आयबेक्स से, जो थोड़ा स्तब्ध था, 2 लगेज बैग लिए और सीधे छोटे ट्रक की तरफ गया। अरमान रायजादा ने आयबेक्स के परिवार से बोला, कार में बैठो, मैं चलाऊंगा। अरमान रायजादा के कार में घुसने के बाद मीना ने आयबेक्स को थपथपाया और हैरानी से पूछा, आयबेक्स, तेरा कैप्टन फोरमैन लगता नहीं। आयबेक्स ने अपनी बीवी को आंखें दिखाईं और बोला, मैंने कब कहा कि मेरा कैप्टन फोरमैन है? तू खुद अनुमान लगाती रही ना। इस पल उनके बगल में वीर ने सिर उठाया और बोला, माँ, आंटी अनया ने कहा कि वो हमें नया घर दिखाएगी। उसने ये भी कहा कि वो मुझे फ्रेंच खाना खिलाएगी, फिल्म दिखाएगी और एम्यूजमेंट पार्क ले जाएगी। पापा, माँ, क्या मैं जा सकता हूँ? तू जाना चाहता है? आयबेक्स ने अपने बेटे के मासूम शब्द सुने और अचानक दिल में दर्द महसूस किया। जन्म से उसका बेटा उसके साथ कष्ट भुगत रहा था। शहर के सारे बच्चे जो साधारण चीजें एंजॉय करते हैं, उसके लिए वो विलासिता हैं। उसे लगा वो पिता के रूप में कितना असफल है। वीर ने सोचा, फिर सिर झुकाया और बोला, मैंने आंटी से सहमति नहीं दी। वो शायद बहुत पैसा लगेगा। मैंने आंटी अनया से कहा कि मैं माँ की दवा के लिए पैसा बचाना चाहता हूँ। अध्याय 614। छोटे वीर, ये माँ की गलती है। आयबेक्स की बीवी मीना ने अपने बेटे के समझदार शब्द सुनकर आंसू रोक नहीं सकी। अगर वो बीमार न पड़ती और इतना पैसा न लगता तो परिवार उसे ढेर सारे खिलौने खरीद सकता और दूसरे बच्चों की तरह एंजॉय करवा सकता। माँ, रो मत, अंकल ने कहा कि तू ठीक हो जाएगी। वीर ने समझदारी से अपनी माँ का हाथ पकड़ा और सांत्वना दी। रो मत माँ, रो मत। मीना ने अपने आंसू पोंछे। आज खुशी का दिन था और उसे सच में नहीं रोना चाहिए था। अरमान रायजादा ने पहले ही कार बैक की थी और अभी का दृश्य नहीं देखा था। वो आयबेक्स से मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों पीछे बैठो, मैं तुम्हें पहले नए घर ले चलता हूँ बसाने। ठीक है बीवी, मैं तुझे कार में ले चलता हूँ। आयबेक्स ने कार का दरवाजा खोला, फिर मीना को उठाकर कार में ले गया, जबकि उसका बेटा वीर पहले ही कूदकर अंदर घुस गया था, इधर उधर छूता हुआ, बेहद उत्सुक लग रहा। साफ था कि ये उसकी पहली बार ऐसी अच्छी कार में थी। अरमान रायजादा ने शांति विहार सोसाइटी की तरफ कार चलाई। अर्जुन रायजादा के शहर में कई संपत्तियां थीं और शांति विहार सोसाइटी उनमें से एक थी। क्योंकि ये जनरल अस्पताल के करीब थी और पास में स्कूल थे, अरमान रायजादा ने ये जगह चुनी। मीना के इलाज के लिए सुविधाजनक और वीर की पढ़ाई के लिए भी। जब वे सोसाइटी गेट पर पहुंचे, अर्जुन रायजादा दौड़कर आया और बोला, भैया, तूने अचानक घर क्यों मांगा? अर्जुन रायजादा अभी स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल के कुछ मामलों से निपट रहा था। खबर सुनकर वो दौड़कर आया। अरमान रायजादा कार से उतरा और आयबेक्स की तरफ इशारा किया, बोला, उसका नाम आयबेक्स है, मेरा भाई। जयपुर शहर में उसके पास रहने की जगह नहीं है, तो मैं तुझसे घर उधार ले रहा हूँ, बाद में लौटाऊंगा। अर्जुन रायजादा अरमान रायजादा को इतनी गंभीरता से परिचय देते सुनकर जल्दी हाथ हिलाया और मुस्कुराया, मैं भैया से घर कैसे मांग सकता हूँ? जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, चूंकि वो तेरा भाई है, बस चैन से रहने दे। मैं आज दोपहर घर का मालिकाना हक ट्रांसफर करवाता हूँ। हम अरमान रायजादा ने सिर हिलाया। उसके कोई खास विचार नहीं थे। रायजादा परिवार अमीर था और घर उनके लिए कुछ नहीं थे। 1-2 संपत्तियां बच्चों के खिलौनों जैसी थीं। अर्जुन रायजादा अभी पढ़ रहा था और सिर्फ जयपुर शहर में उसके पास 10 से कम संपत्तियां नहीं थीं। वो जहां अच्छा लगता खरीद लेता, अप्रत्याशित जरूरतों के लिए। पति ये अरमान रायजादा के कोई खास विचार नहीं थे, लेकिन आयबेक्स की बीवी मीना डर गई। जयपुर शहर में जमीन बेहद कीमती थी और शांति विहार सोसाइटी शहर के केंद्र में थी। वहां एक घर कम से कम 2 करोड़ का होता। बस यूं ही दे देना। ये कैप्टन थोड़ा ज्यादा उदार था। आयबेक्स को भी लगा वो इसके लायक नहीं, लेकिन वो अरमान रायजादा के स्वभाव को समझता था। एक बार कह दिया तो बदलना मुश्किल। वो सिर्फ ईमानदारी से बोला, कैप्टन, शुक्रिया। आयबेक्स, मैं तुझे ये घर मुफ्त में नहीं दे रहा, और तेरी बीवी की बीमारी, ये सब मुफ्त नहीं है। अब से तू मेरे लिए काम करेगा। अगर मैं तेरी फैमिली को ठीक से नहीं बसाता तो तू मेरे लिए जान कैसे जोखिम में डालेगा?
अरमान रायजादा मुस्कुराया और आयबेक्स के कंधे थपथपाया। आयबेक्स दांत निकालकर मुस्कुराया, कैप्टन तू मुझे जानता है, अब से आग और पानी से गुजरना। अगर मैं आयबेक्स तेरे एक शब्द पर भौं भी चढ़ाता हूँ कैप्टन, तो मैं मर्द नहीं। चलो ऊपर नया घर देखते हैं। अरमान रायजादा ने हाथ हिलाया और अर्जुन रायजादा ने आयबेक्स के परिवार को ऊपर ले जाया। वे लिफ्ट से 5वीं मंजिल पर गए। अर्जुन रायजादा ने दरवाजा खोला और आयबेक्स के परिवार को अंदर जाने दिया। वाह कितना सुंदर! वीर सबसे पहले दौड़कर अंदर गया। उसने साफ चिकनी फर्श देखी जो लगभग लोगों की परछाई दिखाती थी, और दूर सफ़ेद गौज पर्दे, छत पर क्रिस्टल झाड़फानूस और बड़ा LCD टीवी 30 इंच या ज़्यादा। वीर को लगा वो परी कथा की दुनिया में घुस गया, हर जगह छूता और देखता। वो सोफे पर कुछ बार कूदा, फिर आयबेक्स के पास दौड़ा और बोला, पापा मैं सपना तो नहीं देख रहा, क्या हम सच में अब से यहाँ रहेंगे? छोटे वीर तुझे ये जगह पसंद है? अनया मल्होत्रा पास आए, मुस्कुराकर वीर के सिर पर हाथ फेरते हुए। पसंद है, बहुत पसंद है, ये महल जैसा सुंदर है। वीर इतना उत्साहित था कि क्या कहे पता नहीं, बस बार बार सिर हिलाता रहा। अर्जुन रायजादा किचन में गया, फ्रिज खोला, थोड़ी देर खोजा और फिर कुछ ड्रिंक्स निकाले। फल के बारे में, चूंकि वो महीने भर से नहीं रहा था, ज़्यादातर खराब हो चुके थे। अर्जुन रायजादा ने घर की चाबियां अरमान रायजादा को दी और बोला, भैया ये घर की चाबियां हैं। एक स्पेयर चाबी है जो मैं घर पर रखता हूँ, मैं बाद में किसी से भिजवाता हूँ। अगर कुछ हो तो मुझे फ़ोन कर। मुझे आज दोपहर कुछ काम है तो मैं पहले जाता हूँ। ठीक है, तू जा। अरमान रायजादा ने चाबियां लीं और तुरंत आयबेक्स को दे दीं। अर्जुन रायजादा के जाने के बाद अरमान रायजादा ने एक और फ़ोन निकाला और जयपुर शहर जनरल अस्पताल के डॉक्टर लतेश को फ़ोन किया। बोला, डॉक्टर लतेश क्या तू मेरे लिए एक एडवांस वार्ड की व्यवस्था कर सकता है? डॉक्टर लतेश ने अरमान रायजादा की आवाज़ पहचानी। पिछली बार अरमान रायजादा ने उप सचिव चौहान के बेटे की बीमारी ठीक की, जिसने उसकी बड़ी समस्या सुलझाई। ऐसी छोटी बात के लिए वो निश्चित रूप से अरमान रायजादा को मुंह नहीं दिखाएगा। बोला, कैसा मरीज? अरमान रायजादा बोला, 5 साल पहले कार दुर्घटना, रीढ़ की चोट और लकवा। आर्थिक हालत की वजह से पिछले कुछ सालों से रूढ़िवादी इलाज चल रहा है। डॉक्टर लतेश ने भौहें चढ़ाईं। 5 साल पहले की कार दुर्घटना, इलाज दर ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन अरमान रायजादा शायद खुद इलाज करेगा। वो सिर्फ वार्ड की व्यवस्था में मदद कर रहा था, जो मुश्किल नहीं था। तो बोला, कब चाहिए? अरमान रायजादा ने समय देखा और बोला, आज रात। क्या व्यवस्था हो सकती है? कोई समस्या नहीं। डॉक्टर लतेश ने सीधे सहमति दी, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। वे आने के बाद सीधे जांच के लिए जा सकते हैं। आज रात मैं अस्पताल के कई स्पाइनल सर्जन से सलाह करवाता हूँ। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर लतेश। अरमान रायजादा ने फ़ोन काटा, फिर आयबेक्स के परिवार को सड़क के पार एक रेस्तरां में ले गया बड़े भोजन के लिए। खाने के बाद वे लौटे और अरमान रायजादा ने अनया मल्होत्रा से बोला, अनया तू छोटे वीर को ले और रायजादा परिवार में एक रात रह। आयबेक्स और मैं उसकी बीवी को अस्पताल ले जाते हैं जांच के लिए। ठीक है, जल्दी वापस आ। अनया मल्होत्रा ने ज़्यादा नहीं कहा, वीर को हाथ हिलाया और इशारा किया कि उसके साथ चले। पापा। वीर ने अपने माता पिता को देखा, अकेले जाने की हिम्मत नहीं। आयबेक्स ने हाथ हिलाया और बोला, जा आंटी की बात मान और याद रख शरारत मत कर। अनया मल्होत्रा के वीर को ले जाने के बाद आयबेक्स ने मीना को फिर उठाया और नीचे ले गया, सावधानी से उसे अरमान रायजादा की कार की पिछली सीट पर रखा। मीना जानती थी कि अरमान रायजादा उसे जयपुर शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में इलाज के लिए ले जा रहा है, और उसने उसके परिवार की हर चीज़ ठीक से व्यवस्था की थी। अब उसके दिल में शुक्रिया के शब्द व्यक्त नहीं हो सकते। बाद में चुकाना चाहे तो भी असंभव। उस घर को देखो, फिर जिस कार में वो बैठी है। वे पैसे की कमी नहीं रखते, तो वो कैसे चुका सकती है? वो जानती थी कि अरमान रायजादा ये सब उसके पति आयबेक्स के इज्जत से कर रहा है। अब उसके दिल में सिर्फ एक विचार था, अपने पति से अरमान रायजादा के लिए कड़ी मेहनत करवाना। अध्याय 615 जयपुर शहर, पुणे जनरल अस्पताल। डॉक्टर अरमान अभी तक क्यों नहीं आए? इस समय वो काम से काफ़ी पहले छूट चुका था, लेकिन डॉक्टर लतेश नहीं गया, बल्कि वो अस्पताल के मुख्य द्वार पर चहलकदमी कर रहा था। निदेशक, क्यों न अंदर आकर थोड़ा आराम कर लो? गेस्ट हाउस का बूढ़ा आदमी अपना खाना खत्म कर चुका था। डॉक्टर लतेश को अभी भी द्वार पर घूमते देखकर वो मदद नहीं कर सका और पुकारा, छोड़ो, मैं बस थोड़ा और बाहर इंतजार करता हूँ। डॉक्टर लतेश ने हाथ हिलाया, गेटकीपर की नेक पेशकश मना करते हुए। लगभग 10 मिनट और इंतजार करने के बाद डॉक्टर लतेश ज़्यादा इंतजार नहीं कर सका। काम छोड़ने से पहले वो स्पाइनल सर्जरी विभाग गया था और रहस्यमयी ढंग से घोषणा की थी कि अरमान रायजादा, वो महान प्रतिभाशाली वैद्य, आज रात आएगा एक मरीज का इलाज करने।
अब स्पाइनल सर्जरी विभाग के वो 7-8 विशेषज्ञ काम से नहीं गए, वे सब ऑफिस में इंतजार कर रहे थे। अब तक वे शायद भूख से मर रहे होंगे। अगर अरमान रायजादा जल्दी नहीं आता तो वो विशेषज्ञ शायद उससे नाराज हो जाते। और इंतजार नहीं, मैं फ़ोन करके पूछता हूँ, क्या ये अरमान रायजादा आ रहा है या नहीं। डॉक्टर लतेश ने दांत पीसे और अरमान रायजादा को फ़ोन करने ही वाला था कि उसने एक BMW X6 धीरे से आते देखी। कार द्वार पर रुकी, खिड़की नीचे घूमी और वो अरमान रायजादा नहीं तो कौन? डॉक्टर लतेश। अरमान रायजादा ने कार से पुकारा। उसे थोड़ा कृतज्ञ महसूस हुआ, ये डॉक्टर लतेश अच्छा आदमी था। जैसे ही उसने शाम को आने कहा, वो सच में यहाँ उसका इंतजार कर रहा था। अगर तू जल्दी नहीं आता तो मैं काम से चला जाता। देखकर कि अरमान रायजादा आखिरकार आ गया, डॉक्टर लतेश ने राहत की सांस ली। अगर अरमान रायजादा उसे धोखा देता तो कुछ नहीं, लेकिन अगर वो स्पाइनल सर्जरी विभाग के उन कुछ विशेषज्ञों को धोखा देता तो आगे काम करना मुश्किल हो जाता। निदेशक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा चली जाती। अरमान रायजादा हंसा, डॉक्टर लतेश, तूने खाना खाया? डॉक्टर लतेश साफ चिंतित था। अरमान रायजादा को खींचकर कार से उतरने को कहा, डॉक्टर अरमान, मेरे खाने की चिंता मत कर। वो मरीज जिसकी तूने बात की, कहाँ है? हमारे अस्पताल के विशेषज्ञ सब इंतजार कर रहे हैं। अरमान रायजादा ने अपनी कार पास में पार्क की, फिर आयबेग से मीना को बाहर निकलवाया। उसने परिचय दिया, ये जयपुर शहर के पुणे जनरल अस्पताल के डॉक्टर लतेश हैं। फिर उसने आयबेग्स को डॉक्टर लतेश से परिचय दिया, बोला, डॉक्टर लतेश, ये मेरा भाई है और उसके बगल वाली महिला उसकी बीवी है। मेरी भाभी की किस्मत खराब थी और कुछ साल पहले कार दुर्घटना हो गई। इस बार तुम्हारे अस्पताल के उपकरणों का इस्तेमाल करके मैं उम्मीद करता हूं कि एक ऑपरेशन करके अपनी भाभी को खड़ा होने में मदद कर सकूं। ये निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है हमारे अस्पताल के विशेषज्ञ तुम्हारी सर्जरी, डॉक्टर अरमान, को करीब से देख सकें। डॉक्टर लतेश ने निश्चित रूप से अरमान रायजादा की छोटी मांग नहीं मानी। पिछली बार उसने खुद देखा था कि अरमान रायजादा ने विशाल चौहान की ल्यूकेमिया ठीक की, लेकिन वो समझ नहीं सका कि अरमान रायजादा ने कैसे इलाज किया। बहुत सोचने के बाद उसे लगा कि ऐसी चिकित्सा कौशल को कई बार देखना चाहिए, शायद उसके रहस्य पकड़ सकें। इसलिए जैसे ही उसने सुना कि अरमान रायजादा उनके अस्पताल में मरीज का इलाज करने आ रहा है, उसने तुरंत उन विशेषज्ञों को तैयार रहने को कहा कि चोरी से सीखने के लिए तैयार रहें। अरमान रायजादा ने निश्चित रूप से डॉक्टर लतेश के विचार समझे, लेकिन उसके पास अपनी चिकित्सा कौशल छुपाने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि वो दूसरों को सिखाने में आलसी था, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं अगर दूसरे देखकर सीखें। डॉक्टर लतेश को अरमान रायजादा का रवैया पसंद आया। उसने तुरंत 2 नर्सों को ढूंढा जो मीना के लिए व्हीलचेयर धकेलें और फिर जांच के लिए जाएं। डॉक्टर लतेश ने अरमान रायजादा को खींचा, जांच के नतीजों का इंतजार करते हुए बेकार बातें की। फोकस पिछली बार विशाल चौहान की ल्यूकेमिया इलाज विधि पर था। अफसोस, डॉक्टर लतेश नहीं जानता था कि विशाल चौहान को ल्यूकेमिया थी ही नहीं, बल्कि थाईलैंड का काला जादू, रक्तस्राव था। अरमान रायजादा ने थोड़ी देर समझाया, लेकिन डॉक्टर लतेश अभी भी मुख्य बिंदु नहीं पकड़ सका। लेकिन अरमान रायजादा ने जानबूझकर कुछ नहीं छुपाया लगता, कुछ हिस्सों को कई बार समझाया। अफसोस, वो समझ ही नहीं सका। क्या वो सच में बूढ़ा हो गया था और आधुनिक विकास की रफ्तार से पीछे रह गया? डॉक्टर लतेश मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा भावुक हो गया। निदेशक, जांच के नतीजे आ गए। लगभग 1 घंटे बाद मीना की सारी जांच पूरी हो गई। डॉक्टर लतेश के विशेष निर्देश की वजह से सारी जांच तेजी से हुई और जांच रिपोर्ट जल्दी से डॉक्टर लतेश के हाथ में पहुंच गई। मीना को पहले ही एडवांस वार्ड में ठहरा दिया गया था। इस समय स्पाइनल सर्जरी विभाग ऑफिस में 7-8 विशेषज्ञ भूख सहते हुए पहले से मरीज के MRI स्कैन प्राप्त कर चुके थे और सब उनका अध्ययन कर रहे थे। डॉक्टर अरमान, तो चलो स्थिति देखते हैं। डॉक्टर लतेश ने अरमान रायजादा और आयबेग्स को स्पाइनल सर्जरी विभाग ऑफिस ले जाया। डॉक्टर लतेश ने देखा कि अंदर कई विशेषज्ञ भौहें चढ़ाए हुए हैं, तो दरवाजा खटखटाया और बोला, सब लोग, स्थिति कैसी है? कई विशेषज्ञों ने नहीं बोला, पूरी तरह चुप रहे। पुणे जनरल अस्पताल के स्पाइनल सर्जरी विभाग के मुख्य चिकित्सक ने MRI स्कैन डॉक्टर लतेश को दिए और बोला, निदेशक, तुम भी देख लो। डॉक्टर लतेश भी सर्जिकल विशेषज्ञ थे। भले ही वो खुद सामान्य बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक सिद्धांत, इलाज विधियां और इलाज दर समझते थे। ठीक है, मैं देखता हूँ। डॉक्टर लतेश ने कमरे में विशेषज्ञों को देखा। जैसे ही वो आया, जान गया कि स्थिति अच्छी नहीं है। वरना यहाँ इतनी चुप्पी क्यों? अगर स्थिति अच्छी होती तो वे उत्साह से चर्चा करते। सच में, डॉक्टर लतेश ने MRI स्कैन लिए और देखे, फिर भौहें चढ़ाईं। ऑफिस शांत था और दूसरे विशेषज्ञ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, सब डॉक्टर लतेश को घूर रहे थे। बगल में खड़े आयबेग्स ने अपनी कपड़ों को कसकर पकड़ा, बेहद घबराया हुआ।
वो इस दिन का इंतजार लंबे समय से कर रहा था और बहुत डर रहा था कि डॉक्टर लतेश कुछ ऐसा कहेगा जो उसे निराश कर देगा। ये जयपुर शहर का पुणे जनरल अस्पताल था। उस समय उसका विचार था पर्याप्त पैसा बचाकर अपनी बीवी को यहाँ इलाज के लिए भेजना, वरना वो दक्षिण विदर्भ में अपने गांव वापस जाकर काम कर सकता था और जयपुर शहर में संघर्ष और भटकना नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद डॉक्टर लतेश ने असहज होकर अपने हाथ की फिल्म अरमान रायजादा को दी और बोला, डॉक्टर अरमान, तू देख, मैं बूढ़ा हूं और मेरी नज़र अच्छी नहीं, तो डर है कि मैं गलत पढ़ लूं। मरीज की स्थिति थोड़ी जटिल है। ठीक है, मैं देखता हूं। अरमान रायजादा ने फिल्म ली और ध्यान से जांची, देखते हुए खुद से बुदबुदाया, रीढ़, जिसमें गर्दन की रीढ़ शामिल है, गंभीर रूप से खिसकी हुई है और रीढ़ की नसें पूरी तरह दबी हुई हैं। दूसरी और तीसरी कमर की हड्डियां अत्यधिक विकृत हैं और हड्डी की उभारें कमर की नसों पर दबाव डाल रही हैं। पुणे जनरल अस्पताल के एक स्पाइनल सर्जरी विशेषज्ञ खुद को रोक नहीं सका और बोला, हाँ, मैं मानता हूं कि मैं इस स्तर की कमर की रीढ़ की चोट ठीक नहीं कर सकता। हमारे अस्पताल में शायद सिर्फ डॉक्टर जहीर ही इलाज कर सकें। कमीने, कौन मुझे फंसा रहा है? डॉक्टर जहीर भी कमरे में था और ये सुनकर उसका भाव तुरंत बदल गया। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन उस विशेषज्ञ को घूरा उसे बेहद हताशा महसूस हुई, क्योंकि वो चापलूसी अच्छी नहीं थी, वो उसे आग की खाई में धकेल रही थी। डॉक्टर जहीर। डॉक्टर लतेश ने भी अपने अस्पताल के मुख्य चिकित्सक को हैरानी से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके अस्पताल में ऐसा ड्रैगन छुपा है। उसने नहीं सुना था कि इस डॉक्टर जहीर की चिकित्सा कौशल इतनी शानदार हैं। अध्याय 616। डॉक्टर जहीर ने तुरंत अपना पसीना पोंछा और असहज होकर बोला, मैंने पहले कुछ ऐसी सर्जरियां सफलतापूर्वक की हैं, लेकिन उन मरीजों में रीढ़ की खिसकन इतनी गंभीर नहीं थी और चोट का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था। आज के इस मरीज की स्थिति काफ़ी जटिल है। सच कहूं, मुझे विश्वास नहीं है। इस पल वो विशेषज्ञ जो अभी बोला था फिर बोला, चूंकि डॉक्टर जहीर को भी विश्वास नहीं, तो शायद पूरे देश में कोई स्पाइनल सर्जरी विशेषज्ञ नहीं होगा जो कर सके। साफ था कि वो डॉक्टर जहीर की पूरी तरह चापलूसी करने पर तुला था। क्या सच में कोई तरीका नहीं? आयबेक्स का दिल ये सुनकर कांप गया। उसने कड़ी मेहनत से पैसा बचाया था सिर्फ अपनी बीवी को जयपुर शहर जनरल अस्पताल में इलाज के लिए लाने के लिए। अब अच्छी किस्मत से वो अपने कैप्टन अरमान रायजादा से मिला, जो अपनी बीवी को इलाज के लिए लाया। उसने सोचा उसकी बीवी जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन कौन जानता था ये विशेषज्ञ एक एक करके विश्वास नहीं जता रहे। बस तभी डॉक्टर जहीर अचानक खड़ा हुआ और बोला, नहीं, मैं भले न कर सकूं, लेकिन मुझे विश्वास है एक शख्स जरूर कर सकता है। कौन? आयबेक्स का दिल उछला। डॉक्टर जहीर ने इस थोड़े पुराने फैशन वाले आदमी को बेबसी से देखा और उत्सुकता से पूछा, तुम डॉक्टर अरमान के दोस्त नहीं हो? तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो वैद्य हैं? जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूं वो बेशक डॉक्टर अरमान हैं। कैप्टन। आयबेक्स को तब याद आया कि अरमान रायजादा ने उसे पहले बताया था कि वो वैद्य है। बस अस्पताल पहुंचते ही आयबेक्स भूल गया। उसके अवचेतन में अरमान रायजादा साफ तौर पर एक राक्षस जैसा कसाई था जो बिना पलक झपकाए मारता था। अफगानिस्तान में, दक्षिण अमेरिका में बाकी दल ने मिलकर जितने दुश्मन मारे, शायद उतने अरमान रायजादा ने अकेले मारे होंगे। उसे सच में अरमान रायजादा को जीवित बचाने और घायलों की मदद करने वाले वैद्य से जोड़ना मुश्किल था। लेकिन चूंकि मौजूद वैद्यों में से किसी ने डॉक्टर जहीर के शब्दों का खंडन नहीं किया, आयबेक्स निश्चित रूप से अरमान रायजादा पर संदेह नहीं करता। वो कुछ तेज कदमों में अरमान रायजादा के पास दौड़ा, उसे पकड़ा और गिड़गिड़ाया, कैप्टन, क्या तुम्हारे पास सच में तरीका है? कृपया, हम भाई हैं, तेरी बात मेरी बात है। बेशक, मैं मना नहीं करूंगा। अरमान रायजादा ने अपना धड़कता सिर मला और बोला, आयबेक्स, मैंने अभी एमआरआई इमेज देखी। मैं ये सर्जरी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तेरी बीवी को पूरी तरह ठीक करना चाहता हूँ तो मुझे खिसकी और विकृत रीढ़ की हड्डियों को फिर से तोड़ना पड़ेगा और फिर ठीक करना। साथ ही तेरी बीवी की कमर की नसों की क्षति बहुत गंभीर है, तो नसों की मरम्मत सर्जरी भी साथ में करनी होगी। हिस। कॉन्फ्रेंस रूम में ठंडी हवा की सिसकारी गूंजी। क्या ये सच में सफल हो सकता है? क्या ये बहुत जोखिम भरा नहीं? इस प्रकार की सर्जिकल प्रक्रिया अंगों की हड्डियों पर की जा सकती है। मौजूद विशेषज्ञ सब कर सकते थे, लेकिन अगर रीढ़ पर इसी तरह किया जाए, खासकर अगर 2/3 रीढ़ की हड्डियां तोड़नी पड़ें, तो वे मानते थे कि सफलता की कोई संभावना नहीं, क्योंकि एक बार स्पाइनल कैनाल ठीक से हैंडल न हुई तो जान खतरे में पड़ जाती। रीढ़ के प्रत्येक जोड़ में कार्टिलेज होता है और उसका व्यापक क्षति भी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा नसों की मरम्मत सर्जरी भी साथ में करनी होगी। एक वैद्य कैसे कर सकता है, लेकिन 2 वैद्यों के लिए ये सर्जरी साथ में करना वो कल्पना होगी। इसलिए डॉक्टर जहीर ने पहले कहा था कि उसे विश्वास नहीं। एक साधारण स्पाइनल रिडक्शन सर्जरी के लिए वो दांत पीसकर कोशिश कर सकता था, लगभग 30 से 40% सफलता की संभावना के साथ।
लेकिन नसों की मरम्मत सर्जरी जोड़कर उसे 5% संभावना भी नहीं होती। डॉक्टर लतेश भी अरमान रायजादा की सर्जिकल आइडिया सुनकर डर गया, इसे सच में डरावना पाया। शायद सिर्फ अरमान रायजादा अपनी महान कुशलता और हिम्मत के साथ ऐसा करने की हिम्मत करता। वो मदद नहीं कर सका लेकिन उत्सुकता से पूछा, डॉक्टर अरमान, अगर तू ऐसा करता है तो सर्जरी की सफलता दर क्या है? अरमान रायजादा ने सोचा और बोला, लगभग 80%। सफलता दर अभी भी काफ़ी ऊंची है। बस मुझे डर है कि मरीज सर्जिकल प्रक्रिया का दर्द सहन न कर सके। बाकी वैद्यों ने भी सिर हिलाया, सच में, हड्डियां फिर से तोड़ना, और वो भी सटीकता से होश में रहते हुए। ये कम से कम कार दुर्घटना से अचानक हड्डी टूटने से 3 गुना ज़्यादा दर्दनाक है। ज़्यादातर लोग इस तरह का दर्द सहन नहीं कर सकते। लेकिन बस तभी आयबेक्स ने अरमान रायजादा को पकड़ा और बोला, कैप्टन, मैं इस सर्जरी से सहमत हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी जिंदगी भर बिस्तर पर पड़ी रहे। मुझे विश्वास है मीना भी सहमत होगी। मुझे पता है। अरमान रायजादा ने सिर हिलाया, आयबेक्स के कंधे थपथपाया और बोला, ये सिर्फ सिद्धांत रूप से इतना दर्दनाक है। अगले कुछ दिनों में मैं एक एनेस्थेटिक बनाऊंगा जो तेरी बीवी के सर्जरी के दौरान दर्द को न्यूनतम कर देगा। चिंता मत कर, मैं जरूर तेरी बीवी को ठीक कर दूंगा। आयबेक्स को अरमान रायजादा पर एक अकथनीय विश्वास था। अरमान रायजादा ने यह सर्जिकल प्लान प्रस्तावित करने के बाद उसे कुछ नहीं लगा, लेकिन जनरल अस्पताल के स्पाइनल सर्जरी विभाग में यह हंगामा मचा गया। लोगों का एक समूह इस सर्जिकल प्लान के इर्द गिर्द गर्म बहस में लग गया। एक तरफ वे मानते थे कि अरमान रायजादा का विचार बस हास्यास्पद है, जब तक उसके 3 हाथ न हो वो ऐसी सर्जरी कैसे पूरी कर सकता है। दूसरी तरफ वे मानते थे कि चूंकि अरमान रायजादा ने प्रस्तावित किया, एक प्रसिद्ध वैद्य के रूप में उसके पास अपना विश्वास होगा। वरना क्या वो अपनी प्रतिष्ठा खुद बर्बाद करना चाहता है? दोनों पक्ष एक दूसरे को मना नहीं कर सके और लंबे समय तक बहस करने के बाद अस्पताल के सुरक्षा गार्ड कई बार जांचने आए, सोचते हुए कि ये चिकित्सा विवाद है। आयबेक्स मीना के साथ अस्पताल में रुका, जबकि अरमान रायजादा परिवार के पुराने निवास पर लौटा। अनया मल्होत्रा लिविंग रूम में सिर झुकाए सोच रही थी, जब उसे बाहर हलचल सुनाई दी। उसने जल्दी दरवाजा खोला और पहली नज़र में अरमान रायजादा को लौटते देखा। वो धीरे मुस्कुराई, ऊपर गई, अरमान रायजादा का ओवरकोट लिया और पूछा, तेरी बीवी कैसी है? अरमान रायजादा बोला, वो ठीक है, इलाज हो सकता है। छोटा वीर घर पर कैसा है? अनया मल्होत्रा ने सिर हिलाया और बोली, उसने थोड़ी देर कार्टून देखे और ठीक 10 बजे वो सोने चला गया। वो अच्छा बच्चा है। अरमान रायजादा हल्के मुस्कुराया, देर हो गई, तू भी सो जा। अनया मल्होत्रा ने सिर हिलाया और बोली, मैं थोड़ी देर तेरे साथ बैठती हूँ। अरमान रायजादा ने हाथ बढ़ाया और उसे कसकर गले लगाया, उसके कान में फुसफुसाया, मुझे पता है तू उत्सुक है कि मैं पहले क्या करता था। चूंकि आज है तो मैं तुझे कुछ कहानियाँ सुनाता हूँ। ठीक है, चूंकि तू कहानियाँ सुना रहा है तो पहले मैं तुझे एक गिलास पानी लाकर देती हूँ। अनया मल्होत्रा मुस्कुराई, फिर दौड़ी गर्म पानी का ग्लास लेकर आए और अरमान रायजादा को दी। दरअसल वो बता सकती थी कि अरमान रायजादा सारा दिन व्यस्त रहा और उसका मुंह सूखा था। अरमान रायजादा ने पानी का घूंट लिया, सिर उठाया जैसे अतीत को याद कर रहा हो, फिर धीरे से शुरू किया, बूढ़ा मेरा गुरु, मैं 5 साल की उम्र से उसके साथ पहाड़ों में मार्शल आर्ट सीख रहा था, साथ में चिकित्सा कौशल और कुछ दूसरी मिली जुली चीजें। लेकिन मार्शल आर्ट सीखने के बाद घमंडी बनना आसान होता है। तो बूढ़े ने मुझे इराक में फेंक दिया। उसने कहा, अकेले जिंदा वापस आ। वो 5 साल पहले था, मैं सिर्फ 17 का था। वो साल था जब मैं आयबेक्स, स्पाइडर और कुछ दूसरे भाइयों से मिला। लेकिन स्पाइडर दक्षिण अमेरिका में मर गया। बाकी भाई कुछ घायल हुए, कुछ विकलांग और आखिर में ज़्यादा नहीं बचे। आयबेक्स और मैं सबसे संगत थे और वो भी भारतीय था। हमारा रिश्ता सबसे अच्छा था। मैं बहुत खुश हूँ उसे जयपुर शहर में फिर से मिलकर। अनया मल्होत्रा ने लेकिन चमकदार मुस्कान दी और बोली, तूने कुछ छोड़ दिया लगता है। जैसे दक्षिण अमेरिका, असम, वर्षावन। अरमान रायजादा स्तब्ध रह गया, फिर कड़वी मुस्कान दी और बोला, तुझे पहले से पता है? हाँ, वो वहाँ था जहाँ मैं तारा से मिला और उसे असम से ढोकर लाया। हालांकि उसके लिए मुझे गोली लगी और लगभग असम में मर गया। लेकिन मुझे अफसोस नहीं। ये सुनकर अनया मल्होत्रा के होंठ संतुष्ट मुस्कान में मुड़े। अध्याय 617, चूंकि तूने मुझसे ईमानदारी की तो मैं तुझे माफ़ कर देती हूँ। अनया मल्होत्रा हल्के मुस्कुराए, खड़ी हुई और अरमान रायजादा से बोली, मैं थोड़ी थक गई हूँ तो अब तेरे साथ गप नहीं मारूंगी। तू भी आराम कर ले। एक बार अपने कमरे में लौटकर अनया मल्होत्रा का रूप बदल गया और वो आईने में अपनी मूल शक्ल में लौट आए, तारा सहगल बनकर। तुझे अफसोस नहीं और मुझे भी अफसोस नहीं, तारा सहगल बुदबुदाए, आईने में बेजोड़ सुंदर चेहरे को देखते हुए। अरमान रायजादा अपने कमरे में लौटा, लेकिन वो आराम नहीं किया, बल्कि
उसने माफेसान के फॉर्मूले का एक हिस्सा ढूंढा, कुछ बदलाव किए और एक नए प्रकार के एनेस्थेटिक बनाने लगा। हालांकि अब पश्चिमी चिकित्सा के एनेस्थेटिक बहुत प्रभावी हैं, 3 सेकंड में असर करते हैं, लेकिन इन एनेस्थेटिक में ईथर तेज और ज़्यादा मात्रा में लेने पर उल्टी, पीला रंग, धीमी नाड़ी, शरीर का तापमान गिरना और अनियमित सांसें पैदा कर सकता है। अगर दिमाग के करीब इस्तेमाल किया जाए तो स्थायी क्षति पैदा कर सकता है। मीना अरमान रायजादा के भाई की बीवी है, तो अरमान रायजादा स्वाभाविक रूप से ऐसा एनेस्थेटिक इस्तेमाल नहीं करेगा जो समस्या पैदा कर सके। इसके लिए उसने विशेष रूप से हुआतुओं के माफेसान और दूसरे प्राचीन भारतीय वैद्य बीएनक्यू के एनेस्थेटिक वाइन में सुधार किया, दोनों एनेस्थेटिक के फायदों को मिलाकर एक नया नशा गोली बनाया। माफेसान और एनेस्थेटिक वाइन दोनों मौखिक रूप से सामान्य एनेस्थेसिया हासिल करते हैं। आधुनिक पश्चिमी चिकित्सा के नज़रिए से यह असंभव काम है, लेकिन प्राचीन भारतीय चिकित्सा इतनी चमत्कारी थी, कुछ पहलुओं में वो चमत्कारी स्तर तक पहुंच गई थी, एक ऐसी अस्तित्व जो आधुनिक लोग समझ नहीं सकते। अरमान रायजादा द्वारा बनाई गई नशा गोली में एक प्रतिबंधित दवा थी, पॉपी, जो अफीम के पौधे का फूल है। लेकिन अरमान रायजादा ने मात्रा नियंत्रित की, सुनिश्चित किया कि वो व्यसनी न बने, और इसका मौखिक प्रभाव ईथर एनेस्थेसिया से कम नहीं था। ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये मौखिक औषधीय गोली थी। मौखिक दवाएं इंजेक्टेबल दवाओं की तुलना में मुख्य रूप से तेज मेटाबॉलिज्म रखती हैं और विषाक्त पदार्थ शरीर में नहीं घुसते। जठरांत्र पथ से गुजरने के बाद उन्हें उत्सर्जित किया जा सकता है। अरमान रायजादा पहले से औषधीय गोलियां बनाने में बहुत कुशल था। नशा गोली में सिर्फ एनेस्थेटिक फंक्शन था, जो उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। सिर्फ 1 घंटे में उसने बनाने पूरा कर लिया, शायद हो गया। अपने हाथ में विश्वशुद्धि बैंगनी ज्वाला वापस लेते हुए अरमान रायजादा ने गोली भट्टी खोली और अंदर सफ़ेद जैद जैसी औषधीय गोली देखी। उसने हल्के से सूंघा और अभी भी शराब जैसी खुशबू सूंघ सकता था। उसे पता चला कि ये नशा गोली पूरी हो गई। उसने इसे एक जैड बोतल में रखा। रात भर आराम करने के बाद अरमान रायजादा अगली सुबह जल्दी जनरल अस्पताल की तरफ कार चलाकर गया। उसे लगा वो बहुत जल्दी पहुंचा, लेकिन हैरानी से जब वो जनरल अस्पताल पहुंचा तो पाया कि डॉक्टर लतेश और कल के स्पाइन सर्जरी विशेषज्ञ पहले से वहां थे। डॉक्टर अरमान, तू आ गया। डॉक्टर लतेश ने जल्दी अरमान रायजादा को ऑफिस में खींचा और बोला, डॉक्टर अरमान, सर्जरी की तैयारी कैसी है? तुझे कितने सहायकों की ज़रूरत है? जैसे ही डॉक्टर लतेश ने सहायकों का जिक्र किया, वहां के कई विशेषज्ञों ने सिर उठाया। थोड़ी उम्मीद से अरमान रायजादा को देखा। वे सब विशेषज्ञ स्तर के वैद्य थे और सामान्य रूप से अगर कोई उन्हें सर्जिकल सहायक बनने को कहता तो वे निश्चित रूप से गुस्सा हो जाते। ये बहुत अपमानजनक होता, लेकिन अरमान रायजादा का सहायक बनना वास्तव में बहुत सम्मानजनक बात होती। मैंने सर्जरी के बारे में पहले से सोच लिया है। सहायकों के बारे में, तुम सब वरिष्ठ अनुभवी विशेषज्ञ हो, तुम्हें मेरा सहायक बनाना सच में प्रतिभा की बर्बादी होगी। अरमान रायजादा डॉक्टर लतेश के विचार जानता था। सामान्य रूप से ये ठीक होता, लेकिन इस बार वो सर्जरी को लेकर ज़्यादा चिंतित था। तो वो नहीं चाहता था कि कोई उसके रास्ते में आए। वो विशेषज्ञ उसे सहायता नहीं देते, वे शायद इस मौके का इस्तेमाल सीखने के लिए करते। प्रतिभा की बर्बादी नहीं है। डॉक्टर अरमान, अगर संभव हो तो मैं इस सर्जरी में तेरा सहायक बनना चाहता हूँ। इस पल स्पाइन सर्जरी विभाग के डॉक्टर जहीर ने वास्तव में स्वेच्छा से कहा। बाकी विशेषज्ञ हैरान थे। डॉक्टर जहीर बहुत घमंडी शख्स था। पिछली बार नई दिल्ली से एक प्रोफेसर ने उम्मीद की कि अस्पताल एक विशेषज्ञ प्रदान करे मदद के लिए, और डॉक्टर लतेश ने डॉक्टर जहीर से संपर्क किया। कौन जानता था कि डॉक्टर जहीर ने कोई इज्जत नहीं दी, दावा किया कि वो 10 साल से निदेशक है, हमेशा मुख्य सर्जरी खुद करता है और कभी सहायक नहीं बना। अनपेक्षित रूप से डॉक्टर अरमान के साथ डॉक्टर जहीर खुद को नीचा दिखाने को तैयार था। वे नहीं जानते थे कि डॉक्टर जहीर क्या सोच रहा था, क्योंकि डॉक्टर जहीर मानता था कि वो ये सर्जरी अच्छे से नहीं कर सकता। फिर भी अरमान रायजादा ने कहा उसके पास 80% सफलता का मौका है। वो सच में उत्सुकता से खुजली कर रहा था और देखना चाहता था कि अरमान रायजादा सर्जरी कैसे करता है। डॉक्टर जहीर के कद के वैद्य के लिए एक ज़्यादा कुशल वैद्य को सर्जरी करते देखना जैसे मार्शल फॉरेस्ट मास्टर का दूसरे ज़्यादा शक्तिशाली मास्टर को अपनी आंखों के सामने अनोखी दिव्य तकनीकें दिखाना। इस तरह की लालच साधारण आदमी मना नहीं कर सकता। अरमान रायजादा ने सोचा और बोला, ठीक है, लेकिन सर्जरी कैसे करनी है वो मुझे सुनना पड़ेगा। बाद में तुझे मुझसे सवाल पूछने की अनुमति नहीं, बस अपनी आंखों से देख। बेशक, कोई समस्या नहीं। डॉक्टर जहीर ने कृतज्ञता से सिर हिलाया। अरमान रायजादा उसका शिक्षक नहीं था, तो स्वाभाविक रूप से उसे सिखाने की कोई जिम्मेदारी नहीं। इसके अलावा वो मानता था कि चूंकि वो खुद अरमान रायजादा को सर्जरी करते देखेगा, अपनी चिकित्सा सिद्धांत की स्तर के साथ, वो स्वाभाविक रूप से समझ जाएगा और अरमान रायजादा को कुछ समझाने की जरूरत नहीं। वो बस अरमान रायजादा की विशेष तकनीक देखना चाहता था।
क्योंकि डॉक्टर जहीर ने बार बार सोचा था और लगा कि जब तक ऑर्थोपेडिक रोबोट इस्तेमाल न किया जाए ऐसी सटीक सर्जरी करना बहुत मुश्किल होगा। खैर तो और देर न करते हुए सर्जरी शुरू करते हैं। सब कुछ तैयार होने के साथ अरमान रायजादा ने और देर नहीं की। जितनी जल्दी सर्जरी पूरी होती उतनी जल्दी मीना खड़ी हो सकती और साधारण इंसान की तरह जी सकती। ऑपरेटिंग रूम के बाहर आयबेक्स, लोहे का आदमी, कभी इतना घबराया नहीं देखा गया। अफगानिस्तान के युद्ध क्षेत्रों पर जहां तोपों की आग उड़ती थी तब भी नहीं। अरमान रायजादा ने आयबेक्स के कंधे थपथपाया और बोला, चिंता मत कर, कुछ घंटों में मैं तुझे एक स्वस्थ बीवी लौटा दूंगा। कैप्टन, मैं तुझ पर भरोसा कर रहा हूं। आयबेक्स दांत निकालकर बोला। सर्जरी के 2 घंटे लंबे लगे, खासकर आयबेक्स के लिए। उसने अनगिनत बार कल्पना की थी कि पर्याप्त पैसा बचाकर अपनी बीवी की सर्जरी करवाएगा। ये दृश्य उसके दिमाग में अनगिनत बार चला था, लेकिन जब ये वास्तव में आया तो उसे लगा वो उस पल कितना असहाय था। उसे ये भी नहीं पता था कि वो 2 घंटे कैसे गुजरे। घबराहट, चिंता, डर। उसे तो ये भी चिंता हुई कि अचानक ऑपरेटिंग रूम से बुरी खबर आएगी। वो ऑपरेटिंग रूम के बाहर चहलकदमी करता रहा, गर्म तवे पर चींटी की तरह चिंतित, और गुजरती नर्सें कई बार उसे घूरकर देखती रहीं। डिंग! अचानक उसके सामने ऑपरेटिंग रूम की लाइट बंद हो गई। इसका मतलब सर्जरी खत्म हो गई। डॉक्टर, मेरी बीवी कैसी है? आयबेक्स आगे दौड़ा और पहले बाहर आने वाले डॉक्टर जहीर से पूछा। अध्याय 618। इस पल डॉक्टर जहीर के चेहरे पर हैरानी थी, उसकी आंखों में एक अकथनीय भाव, जैसे वो अभी भी ऑपरेटिंग टेबल पर अरमान रायजादा की सटीक हरकतों को याद कर रहा हो। वो सच में इंसान नहीं है, रोबोट से ज़्यादा सटीक। उन हाथों को कैसे ट्रेन किया? डॉक्टर जहीर लगता था कि बगल में आयबेक्स लगभग पागल हो रहा है, पता नहीं था, और दृश्य याद करने में डूबा था। अरमान रायजादा की सर्जिकल प्रक्रिया वास्तव में उसकी सर्जरी करने की प्रक्रिया से ज़्यादा अलग नहीं थी। एकमात्र अंतर था कि अरमान रायजादा बहुत स्थिर था और बहुत तेज। पूरी सर्जरी के बाद शुरुआत में जब उसने एक अजीब औषधीय गोली निकालकर मरीज को दी, उसके बाद वो रोबोट की तरह आगे बढ़ा, सर्जरी के दौरान सभी कदम सावधानी से और तेजी से निभाता हुआ। पोस्ट ऑपरेटिव रिकॉर्ड विश्लेषण के बाद उसकी सर्जरी के दौरान त्रुटि दर को माइक्रोमीटर तक सटीक मापा जा सकता था। ये वो सटीकता है जो दुनिया में वर्तमान में सिर्फ ऑर्थोपेडिक रोबोट हासिल कर सकते हैं। लेकिन ऑर्थोपेडिक रोबोट उसके जितने तेज नहीं हैं, न ही वे विशेष रूप से मरीजों की नसों की मरम्मत फिर से कर सकते हैं। पूरी सर्जरी, तैयारी समय और सिलाई को छोड़कर 1 घंटे से कम लगी। सर्जरी के दौरान मरीज का रक्त हानि सिर्फ 50 मिलीलीटर था। ये सच में अविश्वसनीय है। डॉक्टर जहीर ने अपना सिर पकड़ा, अंतिम डेटा सेट पर अविश्वास से सोचते हुए। बस प्रक्रिया देखकर वो इतना हैरान नहीं था, लेकिन ये डेटा सेट अपनी सर्जिकल डेटा से तुलना में आधे से ज़्यादा समय था और लगभग कोई रक्त हानि नहीं। अरमान रायजादा की तुलना में वो पूरा निकम्मा लगता था। उसने हमेशा खुद को ऑर्थोपेडिक्स में प्राधिकार विशेषज्ञ माना था, लेकिन वो सालों से सच में छोटी सोच वाला था। डॉक्टर जहीर ने सिर हिलाया, थोड़ा खोया हुआ लगता। आयबेक्स ने डॉक्टर जहीर को देखा, जो कभी कड़वी मुस्कान देता, कभी सिर हिलाता, लेकिन सर्जरी के बारे में कुछ नहीं कहता। वो चिंता से लगभग पागल हो रहा था। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी बीवी कैसी है? अगर तू नहीं बोलता तो सावधान, मैं तुझे मारूंगा। उसने डॉक्टर जहीर का कॉलर पकड़ा, उसका चेहरा भयंकर। बस तभी उनके पीछे नज ने मीना को धकेलकर बाहर निकाला। बीवी! आयबेक्स ने अपनी बीवी को देखा, उसकी आंखें बंद, सिर झुका हुआ, और उसे डॉक्टर जहीर का खोया भाव याद आया। उसका दिल डूब गया, एक भयानक बात समझते हुए। आयबेक्स, तू क्या कर रहा है? भाभी ठीक है। अरमान रायजादा भी पीछे से आया। आयबेक्स को आकाश की तरफ गरजते पागल की तरह देखा और उलझ गया। कैप्टन, तूने क्या कहा? मेरी बीवी ठीक है। आयबेक्स अरमान रायजादा के शब्द सुनकर तुरंत स्तब्ध रह गया। फिर उसने बगल में डॉक्टर जहीर की तरफ इशारा किया और उत्सुकता से पूछा, तो वो ऐसा भाव क्यों रखता है जैसे कोई मर गया हो? मैंने सोचा। अरमान रायजादा ने डॉक्टर जहीर को देखा, उसके पीले चेहरे और निर्जीव आंखों को, और बहुत उत्सुक था। मुझे नहीं पता वो पिता मर गया वाला भाव क्यों रखता है। वैसे भी भाभी ठीक है, वो थोड़ी देर में जाग जाएगी। अस्पताल में कुछ समय ठीक होने के बाद वो शायद साधारण इंसान की तरह चल सकेगी, लेकिन वो भविष्य में कोई भारी काम नहीं कर सकेगी। उसकी रीढ़ की भार वहन क्षमता अभी भी साधारण इंसान से थोड़ी कमजोर है। जब तक मेरी बीवी खड़ी हो सके वो अच्छा है। जब तक वो खड़ी हो सके, मैं उम्मीद नहीं करता कि वो काम करे। आयबेक्स ने व्यस्त मुस्कान के साथ कहा। अपनी बीवी को खड़े होने की पहले से विलासिता थी। काम के बारे में, वो एक बड़ा आदमी अभी जिंदा था तो वो अपनी बीवी को भारी काम कैसे करने देता? कैप्टन, ओम शुक्रिया। मैं पहले जाकर देखता हूँ मीना कैसी है, आयबेक्स ने खुशी से कहा। अचानक उसे कुछ याद आया और थोड़ा असहज होकर बोला, ओह वैसे क्या छोटे वीर ने तुझे कोई परेशानी दी?
वो बच्चा काफ़ी शरारती है। नहीं, छोटा साथी काफ़ी अच्छा व्यवहार करता है। चिंता मत कर, मैं अनया से कहता हूँ कि वो दोपहर में उसे ले आए। अरमान रायजादा ने आयाबेक्स के खुशी से हाथ मलते भाव को देखा और हंसे बिना नहीं रह सका। ठीक है, यहाँ बेवकूफ़ी से खड़े मत रह, अपनी बीवी के साथ समय बिता। ठीक है कैप्टन, फिर मिलते हैं। आयाबेक्स खुशी से वार्ड की तरफ दौड़ा। उसने 5 साल इंतजार किया था और उसका बच्चा पहले से इतना बड़ा हो गया था। इस पल उसे आखिरकार लगा कि उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया। आयाबेक्स के जाने के बाद अरमान रायजादा को एक फ़ोन आया। वो उसके चाचा बलदेव रायजादा का था। चाचा, क्या बात है? मैं अस्पताल में हूँ, अरमान रायजादा बोला। चाचा बलदेव रायजादा ने फ़ोन पर आवाज़ धीमी की और गंभीरता से बोला, अरमान तुरंत घर आ। बड़ा मामला हो गया। पिछली बार के बच्चों के वैक्सीन घटना के बारे में है। वैक्सीन घटना सुनकर अरमान रायजादा तुरंत गंभीर हो गया। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अरमान रायजादा घर लौटा और पाया कि उसके चाचा के अलावा उसके तीसरे चाचा और 5वें चाचा, परिवार के प्रभावशाली सदस्य, सब वहाँ थे। उसे लगा कि उसके तीसरे चाचा और 5वें चाचा दोनों के चेहरे गंभीर थे। चाचा, तीसरे चाचा, 5वें चाचा, क्या हुआ? अरमान रायजादा अंदर आया, कमरे में गंभीर माहौल देखा और भौहें चढ़ा नहीं रह सका। चाचा बलदेव रायजादा खड़े हुए और बोले, अरमान, तुझे याद है कि हमारे परिवार ने कुछ समय पहले एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री खरीदी थी। इस वैक्सीन घटना की वजह से हम मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी फार्मास्यूटिकल बिजनेस विकसित करने की योजना बना रहे थे। अरमान रायजादा ने सिर हिलाया और बोला, मुझे याद है। उसमें क्या गलत? क्या विशाल चौहान ने हमें एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री नहीं दी? वो फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री वैक्सीन उत्पादन में शामिल थी न। तीसरे चाचा जगदीश रायजादा ने एक सिगरेट जलाई, गहरा कश लिया और फिर बोला, इस वैक्सीन घटना ने केंद्र सरकार को चेतावनी दे दी है। मैंने सरकार में कुछ अफवाहें सुनी, मामले की सच्चाई इतनी साधारण नहीं है। राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी पहले से हस्तक्षेप कर चुकी है। लगता है कई लोग फंसेंगे। राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी। अरमान रायजादा ने तुरंत सोचा कि नलिनी राठौड़ राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी की विशेष इकाई से है और वो जयपुर शहर में है। इसके अलावा वो जयपुर में कुछ समय से है। 5वें चाचा जयंत रायजादा, जो रायजादा परिवार के बाजार संचालन के जिम्मेदार थे, इस पल भौहें चढ़ाईं, खड़े हुए और बोले, हमारे देश के वैक्सीन 2 प्रकार के हैं। एक मुफ्त और अनिवार्य, जिसे टाइप 1 वैक्सीन कहते हैं। दूसरा पेड और स्वैच्छिक, जिसे टाइप 2 वैक्सीन कहते हैं। टाइप 1 वैक्सीन मुख्य रूप से राज्य के उद्यमों द्वारा एकाधिकार हैं और व्यक्ति उन्हें दोबारा नहीं बेच सकते। टाइप 2 वैक्सीन बाजार में मुक्त प्रतियोगिता के लिए खुले हैं। ये वैक्सीन घटना मुख्य रूप से इन टाइप 2 वैक्सीन की बिक्री बहुत अनियमित होने की वजह से हुई, जो आसानी से खामियां पैदा करती हैं। और मेरी समझ के अनुसार इस बार इस वैक्सीन के पीछे दूसरे देशों के लोगों की छाया भी हो सकती है। ये पूर्व प्रदेश के फार्मास्यूटिकल विभाग के एक सेक्शन प्रमुख का आयोजन इतना बड़ा हित श्रृंखला नहीं कर सकता। वर्तमान में खबरें मुख्य रूप से एक निश्चित प्रांत के फार्मास्यूटिकल विभाग के एक निश्चित अनुभाग प्रमुख पांडे पर निशाना साध रही हैं, मानते हुए कि वो केंद्र में था। वैक्सीन निर्माण कंपनियों, फार्मास्यूटिकल प्रतिनिधियों और विभिन्न रोग नियंत्रण केंद्रों के अधिकारियों को शामिल करके उन्हें इस वैक्सीन हित श्रृंखला में हिस्सा मिलने दिया। लेकिन इन वैक्सीन की कुल बिक्री 5 करोड़ से कम थी। बिक्री चैनल और फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री की लागत काटकर वास्तविक लाभ ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ होता। क्या 2 करोड़ का लाभ देश भर के 18 प्रांतों के बच्चों की सेहत के लायक है? 5वें चाचा, तेरा मतलब क्या है? अरमान रायजादा इस मामले के अंदर बाहर नहीं समझता था। उसे सिर्फ पता था कि फार्मास्यूटिकल तस्कर थे जो बच्चों के वैक्सीन से अवैध कमाई कर रहे थे। ऐसे लोगों के बारे में उसके पास कहने को कुछ नहीं। अगर वे उसके हाथ में पड़ते तो वो जरूर उन्हें मियाओ फ्रंटियर गू जहर का स्वाद चखाता। 5वें चाचा जयंत रायजादा ने नहीं बोला और चाचा बलदेव रायजादा को देखा। बलदेव रायजादा खड़े हुए, धीरे से टेबल थपथपाए और फिर 2 शब्द बोले, अंताई। अंताई फार्मास्यूटिकल। अरमान रायजादा जानता था, ये एक विदेशी कंपनी थी, एक फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी कंपनी। कहा जाता था कि बड़ा बॉस प्रसिद्ध जापानी आबे परिवार का मुख्य सदस्य था। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी वैश्विक रूप से बहुत ऊंची रैंक करती थी, शीर्ष 10 फार्मास्यूटिकल कंपनियों में शामिल। लेकिन उनका बॉस आबे रयूनो ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का उच्च पदाधिकारी था और ये फार्मास्यूटिकल कंपनी वास्तव में आबे परिवार का मोर्चा थी। उनका सच्चा लाभ ड्रग तस्करी से आता था। अंताई फार्मास्यूटिकल दुनिया भर से फार्मास्यूटिकल सामग्री खरीदती थी और दवाएं बेचने के उनके चैनल वास्तव में ड्रग्स इकट्ठा करने और शिप करने के चैनल थे। अध्याय 619। ये सुनकर अरमान रायजादा को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। वैक्सीन घटना में वास्तव में एक जापानी फार्मास्यूटिकल कंपनी शामिल थी। जैसा कि अच्छी तरह जाना जाता है, जापानियों ने अतीत में कीटाणु युद्ध किया था, उत्तर भारत और उत्तर पूर्व भारत में बड़े पैमाने पर जीवित प्रयोग किए थे। ये वैक्सीन घटना बहुत संभावित रूप से जापानी साजिश है।
ये शैतान अभी भी हमारे भारत को नष्ट करने की मंशा रखते हैं। एक धमाके के साथ पांचवें चाचा जयंत रायजादा ने गुस्से से टेबल थपथपाए। तीसरे चाचा जगदीश रायजादा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, ये सिर्फ संदेह है, अभी कोई सबूत नहीं। लेकिन मुझे लगता है राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के साथी पहले से जांच शुरू कर चुके होंगे। हम थोड़ा इंतजार क्यों न करें? हम इंतजार नहीं कर सकते। अरमान रायजादा ने सिर हिलाया। अगर दूसरी तरफ सच में आबे परिवार से हैं, तो बहुत संभावित है कि एंटाई फार्मास्यूटिकल में कुछ जापानी ओनम्योजी भेजे गए हों। उनकी क्षमताओं के साथ साधारण राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी एजेंट अगर जाते तो शायद व्यर्थ में बलिदान हो जाते। इसके अलावा हर दिन इंतजार करने से एंटाई फार्मास्यूटिकल भारतीय लोगों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। अरमान, तू क्या करना चाहता है? पहले चाचा बलदेव रायजादा तुरंत खड़े हुए, घबरा कर पूछा। उन्हें पता था अरमान रायजादा के पास कुछ विशेष तरीके हैं। सतर्कता व्यवस्था बिगाड़ना। बड़े परिवार युवा लोगों जैसे अरमान रायजादा से सबसे ज़्यादा डरते हैं, जो अपनी ऊंची ताकत पर भरोसा करके लापरवाही से काम करते हैं और बड़ा संकट पैदा करते हैं। पहले चाचा, चिंता मत कर, मैं लापरवाही से नहीं करूँगा। भले ही आखिर में संकट हो जाए, कोई मेरे लिए ढाल बनेगा। अगर विश्वास न हो तो ये देख। अरमान रायजादा ने अपनी भंडार थैली से एक काली धातु की प्लेट निकाली। उसमें कोई सजावट नहीं थी, लेकिन सिर्फ 2 अक्षर, भारत रक्षक। ये क्या है? पहले चाचा बलदेव रायजादा ने इस प्लेट की उत्पत्ति नहीं पहचानी, लेकिन तीसरे चाचा जगदीश रायजादा उप विभाग स्तर के कैडर होने के नाते कुछ अफवाहें सुने थे और इस धातु प्लेट के बारे में कुछ रहस्य जानते थे। ये प्लेट। तीसरे चाचा जगदीश रायजादा ने अरमान रायजादा को कुछ अविश्वास से देखा और बोला, क्या ये भारत रक्षक बल की पहचान प्लेट है? अरमान, क्या तू भारत रक्षक बल का सदस्य है? अरमान रायजादा ने सिर हिलाया और बोला, मैं भारत रक्षक बल का सदस्य नहीं हूँ। लेकिन चूंकि मैंने सेना को कुछ विशेष योगदान दिए, जनरल जोरावर चौहान ने ये मुझे दिया। क्योंकि अरमान रायजादा की ताकत महादक्ष स्तर तक पहुंच गई थी, वो भारतीय शहरों में रहने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता जब तक वो भारत रक्षक बल में शामिल न हो। ये सोचकर कि अरमान रायजादा पहले से दक्षिण पुणे मिलिट्री कमांड में कर्नल था, जनरल जोरावर चौहान ने स्वामी लोकेश जिनवरा से आदेश लिया और अरमान रायजादा को भारत रक्षक बल की प्लेट दी। उसने उसे बताया कि जब संकट हो तो स्थानीय भारत रक्षक बल से मदद मांगना सबसे अच्छा, और खुद काम न करना जब तक बिल्कुल जरूरी न हो। जनरल जोरावर चौहान, यम रक्षक, जनरल जोरावर चौहान, तू उसे जानता है? तीसरे चाचा जगदीश रायजादा ने चिल्लाया, मैंने सुना है कि ये जनरल जोरावर चौहान राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी की विशेष इकाई के निदेशक हैं, एक निर्दयी हत्यारा। तू ऐसे शख्स को कैसे जानता है? अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी साधारण लोगों से ज़्यादा सम्मानित है। भारत में वर्तमान राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी मिंग राजवंश के कढ़ाई वाली वर्दी गार्ड के बराबर है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं कि उनके पास मारने का लाइसेंस है। हालांकि उच्च पदाधिकारी अनुशासन समिति की जांच से डरते हैं। अनुशासन समिति ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें शुआंगबुई में डालती है, लेकिन मारती नहीं। लेकिन अगर कुछ राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी को चेतावनी देता है तो खून बहेगा। राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी का हत्यारा भगवान वो था जिससे जगदीश रायजादा, जो ऊंचा चढ़ना चाहता था, बिल्कुल जुड़ना नहीं चाहता था। अरमान रायजादा को उम्मीद नहीं थी कि उसके तीसरे चाचा इतनी जोरदार प्रतिक्रिया देंगे और हैरानी से पूछा, क्या हुआ तीसरे चाचा? क्या वो दादाजी के जन्मदिन की दावत पर नहीं था? तुझे उस पर ध्यान नहीं गया? वो राजेश्वर बाबा का सबसे छोटा बेटा है और वो उस समय राजेश्वर बाबा के ठीक पीछे खड़ा था। क्या तूने उसके साथ शराब भी नहीं पी? क्या वो जनरल जोरावर चौहान था? अरमान रायजादा के चाचाओं ने सब थोड़े स्तब्ध थे। उस समय उनका ध्यान सब राजेश्वर बाबा और शहर पार्टी समिति के सचिव हर्ष लूथरा पर था। कौन सोचता कि राजेश्वर बाबा के पीछे चुपचाप खड़ा ठंडा चेहरे वाला आदमी, जो बॉडीगार्ड जैसा लगता था, वास्तव में वो जीवितयम था। उस समय जगदीश रायजादा पहले से नशे में था। देखकर कि शहर पार्टी समिति के सचिव हर्ष लूथरा, जिससे वो सामान्य रूप से नहीं बनती, उसके पिता के जन्मदिन पर आया, वो बेहद उत्साहित था और जनरल जोरावर चौहान को शराब पीने के लिए खींचा भी। अब सोचकर वो सच में बहादुर था। कोई आश्चर्य नहीं कि उस बॉडीगार्ड का चेहरा उस समय इतना अच्छा नहीं था। अब सोचकर अगर वो जनरल जोरावर चौहान होता तो मौके पर गुस्सा न होना, पहले से उसे बहुत इज्जत देना था। राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के गरिमा में निदेशक, भले उसका पद इतना ऊंचा न हो, लेकिन उसके पास राजकीय तलवार थी। प्रांतीय कैडर भी ऐसे शख्स से मिलकर कांपते, फिर भी उसे बॉडीगार्ड समझा गया। चाचाओं ने एक दूसरे को देखा और तुरंत लगा कि अरमान रायजादा की दुनिया उनकी समझ से परे लगती है। पहले चाचा, तीसरे चाचा, पांचवें चाचा, चिंता मत कर, मैं लापरवाही से नहीं करूंगा, अरमान रायजादा ने मुस्कुराकर कहा। अब उसे थोड़ा समझ आया। उपनगर में कल जो उसे फॉलो कर रहा था, वो सबसे ज्यादा संभावित अंताई ग्रुप से संबंधित था।
घृणित छोटे जापानियों की तुलना में अरमान रायजादा वास्तव में उन भारतीयों से ज़्यादा घृणा करता था जो पैसे के लिए अपना विवेक बेच देते थे। भले देश इस मामले से न निपटे, वो लोगों के लिए हानि मिटाएगा। ये सोचकर अरमान रायजादा ने अपने बड़ों से विदा ली और फिर अनया मल्होत्रा को ढूंढा। अनया, कल जो जापानी हमने पकड़ा वो कैसा है? इस पल अनया मल्होत्रा आंगन में गमलों की छटाई कर रही थी। अरमान रायजादा के शब्द सुनकर उसने अपनी कैंची रखी और मुस्कुराई। वो शख्स, उसने सब कबूल लिया। उसने कहा वो अंताई ग्रुप का कर्मचारी है। वैक्सीन इंजेक्शन के बाद जयपुर शहर की स्थिति देखने का आदेश मिला था और कंपनी की कुछ परेशानियां सुलझाने में मदद करने का। अगला, अनया मल्होत्रा के शब्द लगते थे अरमान रायजादा के अनुमान की पुष्टि करते। पता चला कि अंताई ग्रुप के लोगों को पता चला कि रायजादा परिवार फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में घुस रहा लगता है भारत के मौजूदा अराजक वैक्सीन बाजार को बचाने के लिए। तो उन्होंने विशेष रूप से लोगों को अरमान रायजादा परिवार के मुख्य आत्मा शख्स को ट्रैक करने भेजा। अगर वैद्य अरमान रायजादा को अपहरण कर लिया जाए या खत्म कर दिया जाए तो रायजादा परिवार शायद अब कोई दवा उत्पादन करने की ताकत नहीं रखेगा। कौन जानता था उन्होंने अरमान रायजादा की ताकत को कमा का। उन्होंने बीवी और सैनिक दोनों खो दिए। कमीने, ये शैतान बिल्कुल कानून से ऊपर हैं। अरमान रायजादा का गुस्सा सीधे सिर पर चढ़ गया। उसके पास पहले से मारने का इरादा बन गया। क्या तू अंताई भवन जाकर जांच करने की सोच रहा है? अरमान रायजादा के गुस्सैल रूप को देखकर अनया मल्होत्रा जानती थी वो उसे रोक नहीं सकती, तो बोली, उस लड़के के अनुसार अंताई भवन में शायद आबे परिवार द्वारा भेजे गए ओनम्योजी हों। अगर तू जांच करने जाता है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगी। मुझे पता है मैं नहीं रोक सकती, लेकिन तू बेहतर होगा कुछ और लोगों को बुला, बस सावधानी के लिए। मुझे पता है, मैं सावधान रहूंगा। अनया, शुक्रिया। अरमान रायजादा ने अनया मल्होत्रा के सिर को प्यार से चूमा, फिर मुड़ा और चला गया। नया साल नज़दीक था और कौन जानता कितने परिवार देश भर में इस वैक्सीन घटना की वजह से उदासी में डूबे हैं। उसे जांचना पड़ता कि ये वैक्सीन क्या नुकसान पहुंचाते हैं। ये शैतान भारत में फिर क्या संकट मचाना चाहते हैं। दरवाजे पर पहुंचकर अरमान रायजादा कार में घुसा लेकिन नहीं बोला। ड्राइवर मदद नहीं कर सका लेकिन पूछा, युवा साहब, हम कहाँ जा रहे हैं? अरमान रायजादा ने सोचा और बोला, सशस्त्र पुलिस ब्रिगेड की तरफ। ठीक है। ड्राइवर ने एक और शब्द नहीं कहा और सशस्त्र पुलिस ब्रिगेड की तरफ कार चलाई। सशस्त्र पुलिस ब्रिगेड पहुंचकर अरमान रायजादा को प्रवेश पर रोका गया। फिर उसने नलिनी राठौड़ को फ़ोन किया और चिल्लाया, इंस्पेक्टर नलिनी, जबकि नया साल है, मैं एक बड़ा कदम उठाने की योजना बना रहा हूँ। क्या तू मेरे साथ ये खेल खेलेगी? कैसा खेल? नलिनी राठौड़ फ़ोन पर बात करते हुए प्रवेश की तरफ चली। अरमान रायजादा पास आया, फिर नलिनी राठौड़ को दरवाजे के बाहर खींचा, दूर एक ऊंची इमारत की तरफ इशारा किया और बोला, इंस्पेक्टर नलिनी, वो अंताई भवन है। जयपुर शहर की सबसे ऊंची इमारत वास्तव में एक जापानी कंपनी है। भारत की रक्षा करने वाली राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी की सदस्य के रूप में क्या तुझे शर्म नहीं आती? सुनकर कि सामान्य रूप से कोमल अरमान रायजादा अचानक ऐसा बोल रहा है, नलिनी राठौड़ की पहली प्रतिक्रिया थी कि अरमान रायजादा पागल हो गया है। उसकी दूसरी प्रतिक्रिया थी कि अरमान रायजादा शायद कुछ बड़ा करने वाला है। उसने जल्दी अरमान रायजादा को एक तरफ खींचा और ठंडे से बोली, अरमान रायजादा, तू क्या करना चाहता है? अरमान रायजादा ने इमारत को देखा, उसकी आंखों में क्रूरता की झलक, और बोला, नए साल तक 5 दिन बाकी हैं। नए साल से पहले मैं उस इमारत में जापानियों को हवा में गायब कर देना चाहता हूँ। अध्याय 620। अरमान रायजादा का घमंडी और ठंडा स्वर सुनकर नलिनी राठौड़ का दिल धड़का। वो अरमान रायजादा को बहुत अच्छे से जानती थी, वो सच में वचन का पक्का आदमी था। इसके अलावा अरमान रायजादा की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भले वो कुछ गलत करे तो शायद बहुत से लोग उसे बचाएंगे। दक्षिण पुणे मिलिट्री कमांड के कमांडर विनय गुप्ता का जिक्र न करें, वो निश्चित रूप से उसका समर्थन करेंगे। और ऐश्वर्या चोपड़ा के दादाजी भी जोरदार समर्थन करेंगे। हालांकि महंत चंद्रमोहन शर्मा केंद्र सैन्य आयोग के बड़े नेता के स्तर तक नहीं पहुंचे थे, वो जनरल के रूप में रिटायर हुए थे। दक्षिण पुणे में उनका प्रभाव कमजोर नहीं था, लेकिन एक दोस्त के रूप में नलिनी राठौड़ अभी भी उम्मीद करती थी कि अरमान रायजादा लापरवाही से न करे, और सलाह दी, अरमान रायजादा, शांत हो। मामला अभी पूरी तरह जांचा नहीं गया। क्या तू इंतजार नहीं कर सकता जब तक साफ हो जाए? इतने बड़े मुद्दे के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग के नेता शायद तुझसे ज्यादा चिंतित हैं। सही है, वे सिर्फ अपनी सरकारी पदों की चिंता करते हैं। अरमान रायजादा पहले से भारत की कुछ चिकित्सा नीतियों से बहुत असंतुष्ट था। इस बार वैक्सीन घटना के साथ कुछ चीजें वो बस सहन नहीं कर सकता था। लेकिन नलिनी राठौड़ के सामने अरमान रायजादा को सच में अपना मन कहने की तलब हुई। अरमान रायजादा, कुछ चीजें हमारे फैसले के लिए नहीं हैं। नलिनी राठौड़ ने देखा कि अरमान रायजादा फटने वाला है और उसका स्वर नर्म हो गया।
वो भी सरकारी कर्मचारी थी और कुछ आंतरिक प्रक्रियाएं जानती थी, साथ ही बार बार होने वाली आपसी टालमटोल और खोदने। कभी कभी ये उसे गुस्से से भर देती थी, लेकिन उसका मुख्य काम अब अरमान रायजादा को आवेगी काम से रोकना था, आग में घी डालना नहीं। हाँ, मैं निश्चित रूप से इन राष्ट्रीय नीति मामलों पर फैसला नहीं कर सकता, लेकिन कुछ चीजें हमारे प्रभाव में हैं। अरमान रायजादा ने दूर अंताई भवन को देखा। जब तक वो अंदर कुछ विशेष स्थितियों की जांच करता, देश को अंताई में हस्तक्षेप करने का कारण मिल जाता। अरमान रायजादा, मुझे पता है तू अंताई की जांच करना चाहता है, लेकिन ये बेकार है। अंताई के ऊपर कोई है। जब तक वो शख्स नहीं गिरता, कोई अंताई को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। नलिनी राठौड़ के पास अनकही मुश्किलें थीं, लेकिन ऊपर की लड़ाइयां ऐसी नहीं थीं जो उसके जैसी छोटी राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी विशेष आयुक्त तय कर सके। ऊपर कोई। तेरा मतलब क्या है? अरमान रायजादा का दिल ठंडा पड़ गया। क्या भारत के उच्च स्तरीय सरकार में कोई अंताई से सांठ-गांठ कर रहा है? वो नहीं हो सकता। कितना पागल होना पड़ेगा जो जापानियों से सांठ-गांठ करके अपने देश के लोगों को नुकसान पहुंचाए। नलिनी राठौड़ ने अरमान रायजादा का भाव देखा और पता चला कि उसने कुछ अनुमान लगाया। वो बोली, अरमान रायजादा, तू समझदार है तो मैं और नहीं कहूंगी। लापरवाही से मत कर, देश पर भरोसा कर। ऊपर के नेताओं ने इस मामले पर पहले से फैसला कर लिया है। हमें सिर्फ आदेशों का इंतजार करना है। नलिनी राठौड़ ने सोचा कि ये शब्द कहकर उसने अरमान रायजादा को स्पष्टीकरण दिया और उसे आवेगी काम से रोक सकेगी। कौन जानता था? अरमान रायजादा ने सिर हिलाया और बोला, तू वैद्य नहीं है, तुझे घटिया वैक्सीन की हानि नहीं पता। ये हानि एक बच्चे के लिए आजीवन हो सकती है। कम तापमान में स्टोर किए गए वैक्सीन न सिर्फ अपना प्रभाव खो देंगे, बल्कि कोई नहीं जानता कि वो बैक्टीरिया कमरे के तापमान पर किस तरह के वायरस में बदलेंगे। ये वायरस अल्पकाल में नहीं फूट सकते, लेकिन 10-20 साल बाद, जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है और कुछ बीमारियां होती हैं जिन्हें वैक्सीन टारगेट करने की ज़रूरत होती है, उसके शरीर में एंटीबॉडी पहले से बदल चुके होंगे। सारे बाद के टारगेटेड इलाज बेकार होंगे। तुझे पता है इसका मतलब क्या है? नलिनी राठौड़ ने सिर हिलाया, नहीं जानती। अरमान रायजादा ने ठंडे से कहा, लोग मरेंगे। जब एक व्यक्ति के एंटीबॉडी बदल जाते हैं, इसका मतलब है कि अगर वो फिर से उस बीमारी से संक्रमित होता है तो कोई इलाज नहीं होगा। तो मुझे जितनी जल्दी समाधान ढूंढना है, और सबसे तेज तरीका है उन वैक्सीन के मूल बैच को ढूंढना। ये नलिनी राठौड़ ने कल्पना की कि भारत में 10 या 20 साल बाद बड़े पैमाने पर वैक्सीन बदले रोग का प्रकोप हो। अगर कोई बीमारी अत्यधिक संक्रामक होती तो स्थिति सार्स के प्रकोप वाले युग में लौट सकती। पूरा समाज अपार आतंक की स्थिति में घुस जाता। नलिनी राठौड़ ऐसी स्थिति होने की कल्पना नहीं कर सकती। वो अरमान रायजादा से डर गई। उसने निगला और अरमान रायजादा से बोली, जरा ठहर, मुझे स्थिति अपने ऊपरियों को रिपोर्ट करनी है। ये सुनकर अरमान रायजादा के होंठों पर विजयी मुस्कान आई। उसे पता था नलिनी राठौड़ निश्चित रूप से उसके द्वारा मना ली जाएगी। इस लड़की की न्याय की भावना असाधारण रूप से मजबूत थी। इतने नेक और धार्मिक कारण के लिए ये अजीब होता अगर वो शामिल न होना चाहती। 10 मिनट बाद नलिनी राठौड़ ने अपना कॉल खत्म किया और लौटी, अरमान रायजादा को अजीब भाव से देखते हुए। वो बोली, मेरे नेता ने मुझे कहा कि तेरी सुनून अजीब है। क्या तू हमारे अनुभाग प्रमुख जयंत को जानता है? वो हमेशा बहुत मुश्किल से बात करता है और वो ड्रैगन जैसा है, संगठन में शायद ही चेहरा दिखाता। वो इस बार कैसे सहमत हो गया कि तू कानून तोड़कर निजी जांच करे? अनुभाग प्रमुख जयंत जनरल जोरावर चौहान विशेष इकाई के अनुभाग प्रमुख थे और भारत रक्षक बल के सदस्य। तो ये अनुभाग प्रमुख जयंत शायद भारत रक्षक बल का सदस्य भी है। उसका उपनाम जयंत है क्या वो? अरमान रायजादा ने सोचा और फिर टेंटेटिव रूप से पूछा, क्या तू इंस्पेक्टर जगत प्रताप की बात कर रही है? तू सच में हमारे अनुभाग प्रमुख को जानता है? लेकिन हमारे अनुभाग प्रमुख साल भर कभी नहीं दिखते। बेसिक मामले हमारे उप अनुभाग प्रमुख संभालते हैं। मुझे भी उसे ढूंढना नहीं आता, तो तू हमारे अनुभाग प्रमुख को कैसे जानता है? नलिनी राठौड़ की उत्सुकता जाग गई। इंस्पेक्टर जगत प्रताप राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी में सबसे अदृश्य शख्स था, क्योंकि वो घरेलू घटनाओं से निपटता था। वो विशेष रूप से अपने लोगों को निशाना बनाता था, इसलिए कोई इस अपशकुन को नहीं देखना चाहता था। उसे खुद पता था, इसलिए वो साल भर पूर्वी सागर के बाहर एक द्वीप पर साधना करता था। नलिनी राठौड़ सिर्फ स्थानीय स्थितियों की रिपोर्ट करने के लिए राजधानी जाती तो कभी कभी इंस्पेक्टर जगत प्रताप को देखती, और वो बेहद भाग्यशाली परिस्थितियों में। ये तेरी चिंता की बात नहीं, अरमान रायजादा ने होंठ हल्के मुड़ाए, बहुत पीटने लायक लगते हुए। दरअसल वो इंस्पेक्टर जगत प्रताप से बहुत परिचित नहीं था, लेकिन उनकी साधना स्तर समान थे। इंस्पेक्टर जगत प्रताप जानता था कि अरमान रायजादा कीमिया का महागुरु है, और अगर वो ब्रेक थ्रू करना चाहता तो शायद अरमान रायजादा की मदद चाहिए। उसे समझ आया कि ये वैक्सीन घटना कुछ सिर न गिरने पर शायद जनमत को शांत नहीं कर सकेगी।
जब अरमान रायजादा ने इस समय जांच करने की स्वेच्छा की, वो खुशी से परेशानी भरा मामला सौंप दिया। अगर अरमान रायजादा गड़बड़ करता तो क्या? इंस्पेक्टर जगत प्रताप को परवाह नहीं, क्योंकि उसके ऊपर स्वामी लोकेश जिनवरा दोष लेने को थे। वो चाहता था अरमान रायजादा आकाश में छेद कर दे, ताकि जब सिर गिरे तो उन लोगों में डर बैठे। और कुछ लोगों को समझ आए कि कुछ चीजें जब स्वर्ग और मनुष्य दोनों को गुस्सा दिलाने तक की जाती हैं तो मौत की ओर ले जाती हैं।